ब्यूटीफुल एंड कलरफुल लाइट से डेकोरेटेड शीन किंगडम आज बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उनके प्रिंस शीन का आज मैरिज होने वाला था। ये एक गॉडली बाउंडेड मैरिज था जो कि ट्रेडिशन था कल्टीवेशन वर्ल्ड का। गॉडली बाउंडेड मैरिज सब क्या मानना था, ये गॉड ने डिसाइडेड किया होता है। प्रीस्ट प्रिंस और उनके सोलमेट से 3 बो कराते हैं, एक अर्थ और हेवन के सामने, दूसरा एल्डर्स के सामने, तीसरा एक दूसरे के सामने। वाइन के एक्सचेंज के साथ ही मैरिज कंप्लीट होता है। सभी ब्लेसिंग एंड उनकी आने वाली लाइफ के लिए उनको विशेस कर रहे थे। हॉल में बो होने के बाद ईबो और जान के ब्लेसिंग होने के बाद जान को अब जाना था ईबो के साथ। सभी सैड थे, उनके प्रिंस जिन्हें वो इतना चाहते हैं उसे अब जाना होगा। इतने सैड मोमेंट पे भी सभी उनके आने वाली लाइफ के लिए ब्लेसिंग दे रहे थे। किंग शिन हुआचिन एंड क्वीन शीलियान ने अपने सबसे प्यारे सन की लाइफ के लिए उसे अलविदा कहा। सीन किंगडम की जर्नी के बाद न्यूली वेडिड कपल का वेलकम बहुत अच्छे से किया गया वान क्लान में एंड जान को उसके बेडरूम तक ले जाया गया। बट फर्स्ट नाइट के दिन ईबो नहीं आया जिससे जान को हर्ट हुआ। पर जान एक ज़्यादा इच्छा न रखने वाला पर्सन था जो कि टाइम के साथ चलना जानता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। बाकी रिचुअल होने के बाद और किंग और क्वीन के ब्लेसिंग के बाद समय ऐसे ही बीतता है, लेकिन कुछ था जो कि नहीं बदला था। वो था ईजान का रिश्ता। ईबो अपने किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुका था एंड अपने किंगडम के वर्क में बिजी रहता था एंड यहाँ जान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था। जान एवरीडे ईबो का वेट करता। जान को लगता था कि ईबो का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से वह उसे टाइम नहीं दे पा रहा है, जिसे सोच के कई बार उसे बुरा लगता था पर वो किसी से नहीं कहता था। वन डे कुछ ऐसा हुआ जो कि अनएक्सपेक्टेड था। जान एक स्वॉर्ड मास्टर है। एवरीडे जान गार्डन में अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस के लिए जाता है जो कि वो अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए करता था। बट उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। जान की प्रैक्टिस के मिड में कोई आके उसके साथ फाइटिंग करने लगता है जो कि कौन था ये जान को भी पता था। फिर भी अपने आप को वीक न दिखाकर जान अपने स्किल को शो करता है जो कि एक मिरेकल था। जान एक सेकंड भी नहीं लगाता और सामने वाला ग्राउंड में होता है। जान अपने सामने वाले पर्सन को अपना हाथ देता है और उठाता है। जान ने जो मास्क पहना था वो भी निकल जाता है। सामने वाला जब जान को देखता है तो वह जान की ब्यूटी को एडमायर नहीं कर पा रहा था। अरे यार भयंकर ब्यूटीफुल एंड कलरफुल लाइट से डेकोरेटेड शाओ किंगडम आज बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उनके ब्यूटीफुल प्रिंस का आज मैरिज हो रहा था। ये एक गॉडली बाउंडेड मैरिज था जो कि कल्टीवेशन वर्ल्ड का एक ट्रेडिशन था एंड आज ये उनके प्रिंस की लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट डे था। प्रिंस और उनके सोलमेट से 3 ब्रो कराते हैं, एक अर्थ और हेवन के सामने, दूसरा एल्डर के सामने, तीसरा एक दूसरे के सामने। वाइन के एक्सचेंज के साथ ये मैरिज कंप्लीट होती है। सभी ब्लेसिंग एंड उनकी आने वाली हैप्पी लाइफ के लिए उन्हें ब्लेस कर रहे थे। होल में बो होने के बाद ईबो और जान को ब्लेसिंग होने के बाद जान को अब ईबो के साथ जाना था। सभी सैड थे कि उनके प्रिंस जिन्हें वो इतना चाहते हैं उन्हें अब जाना होगा। इतने सैड मोमेंट पे भी सभी उनके आने वाली लाइफ के लिए खुश थे। किंग सिन हुआचिन एंड क्वीन शीलियान ने अपने सबसे प्यारे सन के लिए लाइफ के लिए उसे अलविदा कहा। शीन किंगडम की जर्नी के बाद न्यूली वेडिड कपल का वेलकम बहुत ज़्यादा अच्छे से किया एंड जान को उसके बेडरूम तक ले जाया गया। बट फर्स्ट नाइट के दिन ईबो नहीं आया जिससे जान को हर्ट हुआ। पर जान एक ज़्यादा इच्छा न रखने वाला पर्सन था जो कि टाइम के साथ चलना जानता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। बाकी रिचुअल और किंग एंड क्वीन की ब्लेसिंग के बाद समय ऐसे ही आगे बढ़ता है पर कुछ था जो कि नहीं बदलता। वो था ईजान का रिश्ता। ईबो अपनी किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुका था, अपने किंगडम का वर्क में बिजी रहता था एंड यहाँ जान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था। जान एवरीडे ईबो का वेट करता। जान को लगता था कि ईबो का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से वह उसे टाइम नहीं दे पा रहा है, जिसे सोच के कई बार उसे बुरा लगता था बट वो किसी से नहीं कहता था। वन डे कुछ ऐसा हुआ जो कि अनएक्सपेक्ट था। जान एक स्क्वाड मास्टर था। एवरीडे जान गार्डन में अपनी स्वेट प्रैक्टिस करता था।
जो कि वह अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए करता था। बट उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। जान की लाइफ के लिए वो एक टर्निंग पॉइंट था। जान की प्रैक्टिस के मिड में कोई आके उसके साथ फाइटिंग करता है, जो कि कौन था ये जान भी जानता है। अपने आप को वीक न दिखा के वह अपनी स्किल को शो करता है, जो कि एक मिरेकल थी। जान एक सेकंड नहीं लगाता और सामने वाला ग्राउंड में होता है। जान अपने सामने वाले पर्सन को अपना हाथ देता है और उठाता है, और जान ने जो मास्क भी पहना होता है वो भी निकल जाता है। जान को देखकर और जान की ब्यूटी को एडमायर ना कर पाता है सामने वाला। जांग एक अनजान होकर उसे पूछता है कि आप कौन है। सामने वाला एक स्माइल करता है और अपना रिप्लाई देता है, ये तो मुझे पूछना चाहिए कि मेरे पैलेस में आप कौन हैं, एंड मैंने आपको पहले नहीं देखा। ये पर्सन ईबो था, जो कि कुछ काम से जा रहा था, पर जब उसने जान को देखा तो वो रुक गया और उसके साथ फाइटिंग करी। जान जानता था क्योंकि जान ने ईबो को देख रखा था, बट ईबो नहीं जानता था क्योंकि उसने जान को नहीं देखा था। जान को यह सुन के हर्ट फील हुआ कि जिसका वो इंतज़ार करता है, जिसका वो हस्बैंड है, वो तो उसे पहचानता भी नहीं। ईबो जान से पूछता है, उसने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया कि वो कौन है। इसमें जान ईबो की तरफ देखता है और बोलता है कि वो क्यों जानना चाहता है कि वो कौन है। ईबो जान के करीब आता है और बोलता है क्योंकि वो जान से मैरिज करेगा। जान जैसा स्किलफुल एंड ब्यूटीफुल पर्सन उसके लिए परफेक्ट है। जान कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जान के टीयर उसकी आंखों से निकल रहे थे, बट वो अपने टीयर्स को कंट्रोल करता है। जान अपने मन में सोचता है कि सोलमेट ऐसे होते हैं, क्या मैंने अपना सोलमेट गलत चुना है। ईबो जान को शेक करता है, जो कि अपनी इमेजिनेशन में था। जान ईबो को कहता है, आप मैरिड है, फिर भी आप मैरिज करना चाहते हो। इसमें ईबो जवाब देता है, ये मैरिज मेरे लिए मायने नहीं रखती है। ये एक फोर्सफुल मैरिज है, जो कि एक रेडिकुलस बॉन्ड टाइप की स्टोरी की वजह से हुआ है, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जान जो कि एक झूठ की ज़िंदगी जी रहा था, वह कुछ नहीं थी। उसका सोलमेट उसे नहीं चाहता। ये जान के लिए कड़वा सच था। ईवो जान को पूछता है, तो बताओ आपका डिसीज़न क्या है। जान कुछ बोलने की हालत में नहीं था। जिसका हस्बैंड सब कुछ बोल चुका था, उसके लिए प्रिंस जान नाम से एक वॉइस आती है पीछे से, मेड की। मेड ईबो के पास जाती है और उसे बो करती है, और जान को भी। जान ईबो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। मेड जान से बोलती है कि क्वीन ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया है। जान बो करता है और उन्हें बोलता है कि वह अभी आ रहा है, ऐसा क्वीन का बोल दीजिए। मेड के जाने के बाद जान अपनी टीयरफुल आई से ईबो की तरफ देखता है और ईबो के पास जाता है और ईबो को बोलता है, प्रिंस ईबो, आपका थैंक। आज आपने मेरे इंतज़ार को ख़त्म किया एंड मुझे कई बात क्लियर की जो कि ज़रूरी थी, एंड आपकी न्यूली वेडिंग लाइफ के लिए आपको कांग्रेच। इतना कहकर जान वहाँ से चला जाता है। जान के जाने के बाद ईबो को दर्द होता है अपने दिल में, और जो कि ये फीलिंग पहली बार होती है। उसकी आइज से टीयर भी आ जाते हैं। ईबो अपने आप से सवाल पूछता है कि वो जो चाहता था वो हो गया, लेकिन अब वो रो क्यों रहा है। लेकिन उसे नहीं पता था यह उनका बॉन्ड था, जो कि एक को फील होता है तो दूसरे को भी होगा, चाहे वो कितना भी झुठला ले। अब बुक के क्लोज होने की आवाज़ आती है एंड एक लेडी बहुत सॉफ्ट वॉइस में एक चाइल्ड को बोलती है, आज़ान स्टोरी हम कल आगे से स्टार्ट करेंगे। इसमें आज़ान कहता है, मॉम मुझे आज ही सुनना है, मुझे जानना है आज आगे क्या हुआ। इसमें उसकी मॉम कहती है, बेटा कल सुनेंगे स्टोरी को, जितना धीरे धीरे करके और धैर्य से सुनो तो वो और ज़्यादा उसे और सुनने में मज़ा आता है। इसमें आज़ान कहता है, पर ममा क्या ईबो और जान की तरह सभी के सोलमेट होते हैं। उसकी मॉम बोलते हैं होते हैं। आज़ान बोलता है, तो क्या मेरे भी हैं सोलमेट। उसकी मॉम कहता है, हाँ तुम्हारा भी होगा कोई ना कोई सोलमेट। आज़ान कहता है, तो मॉम वो कैसा होगा, क्या वो आज़ान के साथ खेलेगा। उसकी मॉम बोलती है, ज़रूर। आज़ान कहता है, मॉम तो मेरा सोलमेट मेरे पास कब आएगा। इसमें वो रिप्लाई देती है, जब तुम बड़े हो जाओगे और गॉड तुम्हारा सोलमेट तुम्हारे पास भेज देगा।
मॉम आज़न के फोरहेड में एक किस करती है और बेबी वांगजी वहाँ सो जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें एक केव को दिखाया जाता है जिसमें एक ब्लैक ड्रेस के साथ पर्सन एक छोटे बच्चे को कुछ बोल रहा था और वो बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था। पर्सन बोलता है आशिन जाओ। वो चाइल्ड बोलता है नहीं मॉम, आप और बाबा भी चलो। वो बोलता है आशन ये मेरा आदेश है, जाओ। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है एंड वो पर्सन उस बच्चे को एक रॉक के पीछे छुपा देती है और उस ब्लैक मास्क लोगों के साथ लड़ने लगती है, पर एक ब्लास्ट के साथ वो पर्सन गिरता है और उसके सामने एक जाइंट पर्सन जो कि उसके सामने जाके नी में बैठ जाता है और उसके मास्क को निकालता है और एक वॉइस के साथ कहता है कहाँ है वो पर्सन बोलता है कि मुझे नहीं पता। वो बच्चा जो कि बहुत ज़्यादा डरा था वो सभी को देख रहा था। वो देख रहा था किस तरह उसकी मॉम को सभी ने घेरा है, पर वो उस पर्सन को नहीं देख पा रहा था जो कि उसकी मॉम से बात कर रहा था। उसे बस इतना दिख रहा था कि उस पर्सन के हाथ में एक ड्रैगन मार्क्स का एक सिंबल था। एक लाउड स्क्रीम के बाद वो केव पूरी साइलेंट हो जाती है। वो बच्चा जो कि रॉक के पीछे छुपा था वो बहुत बाहर आता है और अपनी मॉम को सर्च करने लगता है, पर वहाँ ना तो उसकी मॉम थी ना तो वो सारे लोग जो उसकी मॉम के पीछे पड़े थे। सीन शिफ्ट होके हमें 16 ईयर के बाद का समय दिखाया जाता है। एक प्लेस जहाँ पर एक शांति का माहौल था। बहते झरने और पानी की बहने की आवाज़ सभी को एक पीसफुल म्यूजिक के साथ सुन रही थी, सुकून से। बट ये पीस ज़्यादा समय तक के लिए नहीं थी क्योंकि कुछ मिनट के बाद वो प्लेस एक बॉय के वॉइस से भर गया था। वो बॉय जिसके पीछे पूरा महल था, सभी मेड और सिपाही उस बॉय के पीछे थे। ये सभी देखकर एक सिपाही कहता है लगता है फिर वो ड्रामा शुरू हो गया है। इसमें सामने वाला कहता है ये तो रोज़ की बात है, ना जाने हमारे प्रिंस हमें क्यों परेशान करते हैं। अब हमें सीन शिफ्ट होकर महल के शाही पाउंड में जाके दिखाया जाता है और सभी सिपाही उनके पीछे होते हैं। बॉय स्माइल करता है आओ और बोलते हैं आओ मुझे पकड़ लो दगा। सोल्जर कहते हैं प्रिंस आप क्या कर रहे हैं, आपको चोट लग सकती है, हमारे साथ चलिए, क्वीन आपको बुला रही है। वो बॉय बोलती है दगा ये बिल्कुल मज़े वाली बात नहीं है और मैं नहीं जाऊँगा। अगर मुझे ले जाना है तो मुझे पकड़ना होगा, उसके लिए आपको मेरे साथ खेलना होगा, तो पहले मुझे पकड़िए फिर ले जाइए। सोल्जर और मेड जो कि वहाँ खड़ी थी वो प्रिंस को पकड़ने के लिए सभी एक साथ आगे बढ़ते हैं, पर सभी के पैर एक थ्रेड में अटक जाता है। प्रिंस साइड हो जाते हैं और सभी लोग शाही पाउंड में गिर जाते हैं और भीग जाते हैं। प्रिंस हंसने लगते हैं। पीछे से एक वॉइस आती है वांगजी और वो बॉय पीछे देखता है। तो अब इस बॉय के बारे में जान लेते हैं। ये लान वांगजी हैं, क्लाउड रेसेस का सेकंड प्रिंस जो कि बहुत ज़्यादा नॉटी है। अपनी चाइल्डहुड से वांगजी ने बस लोगों को परेशान करना ही सीखा है, बट वांगजी को कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि वांगजी एक अडोरेबल चाइल्ड था। सभी को उस पर गुस्सा तो आता था पर सभी अपने सेकंड प्रिंस को प्यार भी करते थे, तो कोई उसे कुछ नहीं बोलता था। नाउ एट द प्रेजेंट वांगजी पीछे मुड़ता है और अपने सामने वाले लड़के को देखकर हंसता है। वांगजी बोलता है नी हुसैन वेल डन। इसमें नी हुसैन बोलता है थैंक्स, प्लान वैसे अच्छा था, मज़ा आया। नी हुसैन और वांगजी एक चाइल्डहुड फ्रेंड है और नी क्लैंड का प्रिंस है और ज़्यादातर क्लाउड रेसेस में रहता है क्योंकि उसके वांगजी के साथ रहना पसंद है और इन दोनों की जोड़ी ने क्लाउड रेसेस को परेशान किया था। वांगजी और हुसैन सिपाही और मेड को देखकर हंस रहे थे जो कि पॉन्ड में सभी गिरे हुए थे और उनके मुंह में मिट्टी भी लग गई थी। सडनली कोई वांगजी और हुसैन के ईयर्स को पकड़ लेता है जिसके कारण वांगजी और हुसैन बोलते हैं सॉरी मॉम, दर्द हो रहा है। इतना बोल के वो पर्सन जो कि हमारे वांगजी की मॉम थी और क्लाउड रेसेस क्वीन थी, लानी बोलती है तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे, लगता है इस बार तुम दोनों को एक अच्छी सी पनिशमेंट देनी होगी। इसमें वांगजी कहते हैं मॉम इस बार नहीं, सॉरी। मॉम कहती है नहीं, इस बार तो बहुत ज़्यादा मस्ती होगी, सभी बहुत परेशान हो गए हैं, तुम दोनों ने अब दोनों जाओ और एंसेस्टर हॉल के बाहर नी डाउन करके बैठ जाओ जब तक मैं ना कहूँ। वांगजी और हुसैन एक दूसरे को देखते हैं। हुसैन और वांगजी क्वीन के आदेश से एंसेस्टर हॉल के सामने नी डाउन करके बैठ जाते हैं और एक दूसरे को से लड़ने लगते हैं। वांगजी हुसैन से कहता है हुसैन ये तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने कहा था कि तुम्हें मॉम पे नज़र रखना है ताकि वो जब आए तो मुझे पता चल जाए और हम यहाँ से भाग सकते हैं।
हुसैन बोलता है, वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये प्लान ही खराब था। हर बात तुम्हारी बेकार आइडिया की वजह से मैं फंस जाता हूँ। मेरे पेरेंट्स तो अब मुझे घर से बाहर निकालने के बारे में भी सोचने लगे हैं। वांगजी बोलता है, तब तो ज़्यादा अच्छा है। जब भीख मांगोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा। हुसैन बोलता है, भाई ऐसे कैसे? अगर मैं भीख मांगूंगा तो तुम भी मेरे साथ भीख मांगोगे। वांगजी बोलता है, मैं क्यों मांगू? वांगजी कहता है कि मैं, जो कि क्लाउड एसेट जैसे बड़े किसी क्लैन का किंग के सन हूँ, मुझे क्यों भीख मांगनी होगी? हुसैन बोलते हैं, हाँ, वो किंग जिसने पेरेंट्स उससे परेशान होकर उसके सोलमेट को ढूंढने की तैयारी कर रहे हैं इतनी छोटी सी उम्र में। देखना जैसे कि तुम्हारा सोलमेट मिल जाएगा, देन टाटा बाय बाय फॉर एवर। वांगजी बोलता है, ओ गॉड, इस सोलमेट ने परेशान कर रखा है। मुझे नहीं करनी शादी। मैं लान वांगजी हूँ। कोई मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे कुछ नहीं करा सकता। हुसैन बोलता है, अंकल कुरैन भी नहीं। वांगजी बोलता है, क्यों? मैंने क्या किया है? हुसैन बोलता है, ब्रदर, ये क्वेश्चन सभी से पूछना चाहिए कि तुमने क्या किया है। मुझे यकीन हो जाएगा तुम्हारे ईयर्स बंद हो जाएंगे, पर उनकी कंप्लेंट्स ख़त्म नहीं होंगी। वांगजी और हुसैन के बीच में बातें चल ही रही होती है। तभी एक मेड आती है। मेड कहती है, प्रिंस क्वीन ने आप दोनों को बुलाया है। वांगजी और हुसैन खुश हो जाते हैं और फाइनली उनकी पनिशमेंट भी ख़त्म होगी। दोनों उठते हैं बट एक साथ ही गिर जाते हैं क्योंकि उनके नीज बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे पनिशमेंट की वजह से, एंड फ्रीज भी हो गए थे। अब हमें क्वीन के रूम का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत से लेटर में काम कर रही थी। हुसैन और वांगजी एक दूसरे का सपोर्ट और लड़खड़ाते हुए अपनी मॉम के पास जाते हैं जो कि काम कर रही थी। क्वीन वांगजी और हुसैन को देखती है, मेड को जाने के लिए कहती है और सभी रूम से चले जाते हैं। लानी वांगजी और हुसैन को सपोर्ट करती है, अपने बेड में बिठाती है और वांगजी और हुसैन को थोड़ा आराम मिलता है। क्वीन वांगजी और हुसैन को कुछ मेडिसिन देती है जो कि उनके पेन को ख़त्म कर सके। वांगजी बोलता है, मॉम, आप बुरे हो। देखो आपने कितना ज़्यादा हमें पनिश किया है। हुसैन बोलता है, हाँ आंटी। उसकी मॉम बोलती है, अच्छा मैं बुरी हूँ और जो तुम करते हो वो अच्छा है। सभी को परेशान करते हो, कभी उनके घर में घुस जाते हो, कुछ ना कुछ कर डालते हो, कभी चोरी भी कर लेते हो। तुम प्रिंस होके चोरी भी करते हो। वांगजी बोलता है, मॉम। उसकी मॉम बोलती है, आज़ान तुम खेलो, वो अच्छा है, पर सभी को परेशान करना ये सही नहीं है। तुम समझना चाहते नहीं हो। तुम्हें लगता है कि ये शरारत अच्छी है, लेकिन तुम्हारी इन शरारतों की वजह से और कंप्लेनों की वजह से तुम्हारे बाबा और मैंने तुम्हारी मैरिज करने का सोचा है। वांगजी बोलता है, बट मॉम, मैं क्यों? मैं नहीं कर सकता मैरिज। क्वीन बोलती है, आज़ान ही तो हो तुम ही तो चाहते थे सोलमेट के साथ रहना। वांगजी बोलता है, मॉम, वो बचपन की बात है, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। वो मॉम बोलती है, हाँ तो बड़े हो गए हो, बट है तो बच्चे। मदर बोलती है, आज़ान, ये मेरा और तुम्हारे बाबा का डिसीजन है जो कि पूरा होगा, तुम्हें फॉलो करना होगा। मदर बोलती है, बस मैं मेड से कह दूंगी तुम्हारे लिए खाना तैयार करे और रेस्ट करो। इतना कहकर वांगजी की मॉम वहाँ से चली जाती है और वांगजी बेड में लेट जाता है और हुसैन को देखता है और कहता है, हुसैन कुछ करो, मुझे शादी नहीं करना है। हुसैन बोलता है, पर तुम्हारी मॉम तो कह रही थी कि तुम्हें बचपन से सोलमेट का इंतज़ार है। वांगजी बोलता है, ये बचपन की बात है। तो हुसैन बोलता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? वांगजी बोलता है, कुछ तो करना ही होगा, जल्द। अगर मॉम और बाबा को मिल गया तो मेरे पत्ता कट जाएगा। हुसैन बोलता है, और उड़ भी जाएगा। हुसैन हंसने लगता है जिससे वांगजी इरिटेट होकर हुसैन के बम में एक लात मारता है। हुसैन बेड से नीचे लुढ़क जाता है। मदर क्वीन वांगजी को मिलने के बाद गार्डन में जाकर बैठ जाती है और बहुत परेशानी से सोचने लगती है। उनके कोई शोल्डर में हाथ रखता है और लानी पीछे मुड़ के देखती है और बोलती है, आप। लान कुरन लानी के साइड में आके बैठते हैं और उनकी परेशानी का कारण पूछते हैं, जिसमें क्वीन वांगजी के बारे में किंग को बताती है। किंग बोलते हैं, लानी, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी चिंता। लानी बोलती है, तो फिर कीजिए। वांगजी की शरारत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मुझे डर है कि इस शरारत की वजह से वो किसी की मुसीबत में ना आ जाए। लान कुरन कहता है, मैं समझता हूँ, वांगजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनना होगा। उसके लिए हमें वांगजी को सोलमेट को जल्दी से ढूंढना होगा। लानी बोलती है, आप सही कह रहे हैं, पर सोलमेट को कैसे ढूंढेंगे? कौन जानता है कि कौन कौन वो कहाँ है और कैसा है?
लान कुरन कहता है वो जहाँ भी है अब समय आ गया है कि गॉड इन दोनों को मिलाए। लानी इसमें हाँ बोलती है। सीन शिफ्ट होकर हमें एक डार्क रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर 12 लोगों के साथ एक पर्सन लड़ रहा था। सभी के सभी एक से एक वेल बिल्ड थे, पर वो जिससे लड़ रहे थे उसका ऑरा डार्क था। उसकी आइस जो कि किसी को भी मारने के लिए बनी थी, और उसकी वो फ्लूट जो कि उसकी वेस्ट में थी। लास्ट फाइट के लास्ट राउंड में वो ब्लैक ओरे वाला पर्सन अपनी ब्लैक मैजिक के साथ सभी को हरा देता है। उसकी वो ब्लैक ओरा जितना ज़्यादा था, उसके रूम में से की वजह से सारे फ्लावर पॉट में ही मुरझा गए थे और सारी कैंडल भी बुझ गई थी। बहुत अच्छा विंग, लगता है कि तुम अब पूरी तरीके से तैयार हो गए। इस वॉइस को सुन के विंग पीछे मुड़ता है और अपने ब्लैक आइस और ब्लैक ऑरे से देखता है। शुयांग विंग के पास जाता है और विंग को काम डाउन करता है, जो कि बहुत ज़्यादा हाइपर था। विंग शुयांग के साथ रूम से बाहर आता है और गार्डन में बैठता है। शुयांग बोलता है, डूड, मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हारे साथ अच्छे से रहना होगा। क्या पता तुम कब अपनी ब्लैक एनर्जी से मेरी ही जान ले लो। विंग इसमें शुयांग का जवाब देकर बोलता है, नहीं शुयांग, ये ब्लैक एनर्जी तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो मैंने उस पर्सन के लिए बचाई है जो कि मेरे हर पेन का रिस्पॉन्सिबल है। मुझे नहीं पता अगर वो मेरी नज़र के सामने आएगा तो मैं कैसे कंट्रोल करूँगा। शुयांग बोलता है, विंग 16 ईयर बीत चुके हैं, हम उस पर्सन को हर जगह ढूंढ कर गए हैं, पर वो ड्रैगन मार्क वाला कहीं नहीं मिला। विंग, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तुम जानते हो अंकल तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि वो तुम्हें इस ब्लैक एनर्जी के समन करने से रोक कैसे पाएंगे। उनका ये मान कहीं ना कहीं सही था, क्योंकि ब्लैक एनर्जी का किसको कुछ पता नहीं है ये इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। कहीं किसी दिन तुम अपने आप को खो ना दो और कुछ ऐसा कर दो जो कि बहुत ज़्यादा गलत हो। विंग कहता है, शुयांग, तुम्हें लगता है ये एक आसान बात है। तुम जानते हो सिर्फ उस पर्सन की वजह से मैंने इतने साल सिर्फ अपने पेरेंट्स के प्यार के लिए कितना तड़पा हूँ। तुम्हें लिए ये इजी होगा, बट मेरे लिए नहीं, और मैं उसे मारे बिना नहीं रहूँगा। अंकल की बात मैं जानता हूँ, वो क्या करना चाहते हैं। वो मुझे मैरिड में बांधना चाहते हैं ताकि मैं उस बात को भूल जाऊँ, पर मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। शुयांग कहता है, ओके ओके, अब गुस्सा मत करो, कम से कम थोड़ा हंसी लो, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरी मैरिज में तुम्हें ही काम करना होगा। शुयांग बोलता है कि और इसके लिए तुम्हें मेरे साथ मेरे क्लाइंट में जाना है, वहाँ मेरा मदद करनी है। विंग बोलता है, ये कब हुआ और मुझे नहीं पता। शुयांग बोलती है, तुम चल रहे हो और मैंने तुम्हारी तैयारी भी कर ली है, परमिशन भी ले ली है, एंड अब कोई बहाना नहीं चलेगा, राइट। विंग बोलता है, ये मैरिज और सोलमेट फैमिली ये सब इंसान की वीकनेस होती है और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई वीकनेस हो। मेरा ध्यान तो बस मेरी अपनी लाइफ का रिवेंज लेना है। शुयांग बोलता है, ओके बाबा, पर मेरे साथ तो चलोगे ना। विंग बोलता है, ठीक है। शुयांग बोलता है, दैट्स माय फ्रेंड। लैंड क्लैन में वांगजी और नी हुसैन पॉन्ड के पास बैठे थे। वांगजी बोलता है, नी हुसैन कुछ सोचो, ये कैसे मैरिज को रोकेंगे। हुसैन बोलता है, रुको मैं सोच तो रहा हूँ। वांगजी बोलता है, जल्दी। हुसैन बोलता है, आइडिया। वांगजी बोलता है, क्या है आइडिया, बोलो। हुसैन बोलता है कि तुम भाग जाओ। वांगजी बोलता है, क्या तुम पागल हो। हुसैन बोलते हैं, अरे वांगजी थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर तुम यहाँ से भागोगे और लेटर छोड़ोगी कि तुम मैरिज की वजह से भाग रहे हो। वांगजी बोलता है, और तुम्हें लगता है कि मेरे फादर मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। हुसैन बोलता है, ऑफकोर्स यार, देखो जब तुम नहीं मिलोगे तुम्हारी मॉम डैड को अपनी मिस्टेक का एहसास होगा, वो तुम्हें वापस लाने की कोशिश करेंगे और इसके फ़ायदा उठा के तुम अपनी बात मनवा लोगे। वांगजी बोलता है, वाह, दिखने में कम बुद्धि के लगते हो पर हो समझदार। हुसैन बोलता है, वो तो मैं हूँ। क्या तुमने मेरा को कम बुद्धि का कहा। वांगजी बोलता है, वो तो ठीक है, पर मैं जाऊँगा कहाँ। तुम्हें पता है कि मेरा बाबा मुझे हर जगह ढूंढ सकता है।
हुसैन बोलता है उसकी फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह भेजूंगा जहाँ तुम सुरक्षित रहोगे और किसी को भी नहीं पता चलेगा। वांगजी बोलता है ये तो अच्छी बात है। हुसैन बोलता है वैसे रात होने का वेट करना है, अपना सामान पैक कर लेना। दिन के बीतने के बाद जब रात के समय महल में हर जगह शांति थी और मशालें जल रही थी, एक ब्लैक कपड़े ओढ़े एक पर्सन महल के अंदर घूम रहा था। वो सभी सिपाहियों से बचते हुए गार्डन में आता है जहाँ पर पहले से ही कोई था। हुसैन बोलता है इतना समय क्यों लगा दिया। वांगजी बोलता है ये महल है, कोई क्या कहते हैं चबूतरा नहीं, बस हाथ हिलाओ और चलते जाओ और तुम पहुंच जाओगे यहाँ पर। हुसैन बोलता है ठीक है अब जाओ, इस दीवार से तुम्हें उस पार जाना है जहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए एक बैलगाड़ी अरेंज की है। दिन है वो तुम उसे जगह तक पहुंचा देगा जहाँ पर मेरा एक दोस्त तुम्हें एक सुरक्षित जगह छुपा देगा। वांगजी बोलता है पर कहाँ। हुसैन बोलता है लोटस पियर। वांगजी सोचता है कि बोलता है ये कहाँ है। हुसैन बोलता है ये एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल जगह है जहाँ पर तुम्हें कोई पहचान का भी नहीं। वांगजी बोलते ठीक है, माँ और बाबा का ध्यान रखना। इतना कह के वांगजी दीवार से कूद जाता है और लोटस पियर की तरफ जाने के लिए बढ़ता है। मिडनाइट के समय वांगजी नहीं ने आधे से ज़्यादा सफ़र कंप्लीट कर लिया था और सुबह तक वो लोटस पियर पहुंचने वाला था। लेकिन वांगजी इस बात से अनजान था कि जिस जंगल से वो गुजर रहा है उस जंगल की टीम में बहुत सारे लोग उस बैलगाड़ी पर नज़र रखे थे। जंगल के मिड में आते ही ट्रीज से वो अनजान लुटेरे गाड़ी को घेर लेते हैं, जो कि 12 लोग थे। अचानक गाड़ी रुकती है जिसके कारण वांगजी को समझ नहीं आता क्या हुआ। वो गाड़ी से बाहर झांकते हुए देखता है कि 12 लोगों ने उसकी गाड़ी को चारों तरफ से घेरा हुआ है और वो उसके पास आ रहे हैं। वांगजी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था सिवाय अटैक का। वांगजी एक स्किलफुल फाइटर था, माना कि वो एक 18 साल का बच्चा था, पर फिर भी उसकी पावर किसी पावरफुल कल्टीवेटर से कम नहीं थी। वांगजी अपने बीचन को अपने हाथ से लेकर उसके साथ फाइटिंग करने लगता है। वांगजी की फाइटिंग से सभी को ये रियलाइज़ हो जाता है कि वो एक कल्टीवेटर है। सभी एक साथ वांगजी पे हमला करते हैं जिसका जवाब वांगजी बहुत अच्छे से देता है, पर फाइटिंग के दौरान एक स्वॉर्ड वांगजी के हाथ और पैरों पे लग जाती है जहां से ब्लड आने लगता है। वांगजी जख्मी हालत में ग्राउंड में गिर जाता है, जिसे देखकर सभी सोचते हैं और जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि वो एक कल्टीवर्सल से नहीं लड़ पा रहे थे, तो वो वांगजी को वहीं पर छोड़ के भाग जाते हैं। वांगजी पेन में था पर उसके पास टाइम नहीं था, वो रो भी नहीं सकता था। उसके बस काम से कम समय में क्लाउड रेसेस से बाहर जाना था। वांगजी अपनी हीलिंग पावर से अपने वाउंड को हील करता है और अपने सामान के साथ जंगल में आगे जाने लगता है, पर वांगजी कभी क्लाउड रेसेस से बाहर ही नहीं गया था। वो रास्ता भूल जाता है और जंगल में खो जाता है। वांगजी लगातार 2 घंटे से चलता जा रहा था, पर कोई भी क्लैन या फिर एक आदमी भी उसे नहीं दिख रहा था। उसकी पावर जो कि उसकी हीलिंग के टाइम पे खर्च हो गई थी वो भी बहुत कम थी। वांगजी कुछ और दूरी में जाता है और एक तीर के नीचे बैठ जाता है और आराम करने लगता है। अगली सुबह वांगजी की नींद टूटती है एंड वो अपने आप को जंगल के उसी पेड़ के नीचे पाता है। वांगजी को पानी की आवाज़ आती है तो वो उस ओर जाने लगता है और कुछ दूरी पर उसे एक लेक दिखाई देती है जो कि काफ़ी साफ और सुंदर थी। वांगजी उस लेक के पास जाता है, अपने हाथ पैरों में लगी मिट्टी को साफ करता है और पानी भी पीता है। वांगजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है और जाए कहाँ। उसको एक आइडिया आता है कि क्यों ना वह इस रिवर के साथ चले। ये रिवर कहीं ना कहीं जाती होगी जहाँ पर कोई क्लैन या कोई बस्ती होगी, और वांगजी रिवर के साथ चलने लगता है। यहाँ लैन और लैनी को पता चलता है चुका था कि उनका बेटा गायब है और उन्हें वांगजी का लेटर भी मिलता है जिसमें लिखा था कि वो क्लैन को छोड़ के जा रहा है क्योंकि उसे मैरिज नहीं करना और वो तभी वापस आएगा जब उसकी माँ बाबा उसकी मैरिज का प्लान छोड़ दे। जिसको पढ़ के सभी बहुत ज़्यादा चिंता में थे। किंग ने एक भी सेकंड ना लगा के अपनी आर्मी के साथ वांगजी को ढूंढना के लिए निकल गया।
यहाँ वांग जी रिवर के साथ चलते चलते बहुत दूर तक गया था, बट उसे ना तो कोई क्लैन दिखा ना कोई इंसान दिखा। बट वांग जी एक जगह में जाके खड़ा हो जाता है और वांग जी को एक फूड की स्मेल भी आ रही होती है, जिसका मतलब है कि पास कोई मार्केट होगा। वांग जी स्मेल का पीछा करते जंगल के उस डायरेक्शन में जाने लगता है और कुछ दूर जाने के पर जंगल के दूसरी ओर एक मार्केट जहाँ पर बहुत सी शॉपें थी। वांग जी को ये देखकर एक रिलीफ मिलता है। फाइनली वो उस जंगल से बाहर आ चुका है। वांगजी मार्केट में घूमता रहता है। एक पर्सन से पूछने पर वांगजी को पता चलता है कि वो यांग क्लान में है और यहाँ से लोटस पेयर ज़्यादा दूर नहीं है। वांगजी थोड़ा चिंता में था कि अब वो लोटस पेयर कैसे जाएगा। वांगजी सोचता ही रहा था, तभी उसके ईयर में एक वॉइस आती है, तांगलू। ये नेम सुन के वांगजी के पेट में एक आवाज़ आती है और वांगजी अपने पेट में हाथ फैलाता है और अपने पेट को बोलता है, हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें भूख लग रही है। कहाँ तुम थोड़ी देर भी भूखे नहीं बर्दाश्त करते थे, अब तो एक दिन हो गया है, रुको मैं कुछ करता हूँ। वांगजी अपने पेट के साथ बात करने के बाद उस शॉप के सामने जाता है जहाँ पर एक ओल्ड मैन जो कि करीब 60 ईयर था उससे पूछता है, दगा ये तांगलू कितने का है। शॉपकीपर कहता है, एक पैकेट, एक सोने की मुद्रा के का। वांगजी बोलता है, ठीक है, मुझे एक पैकेट चाहिए। वांगजी अपनी हामफू से अपने पाउच को सर्च करता है जो कि वहाँ नहीं था। फिर उसे याद आता है कि फाइटिंग के दौरान उसके मनी पाउच जंगल में ही रह गया है और अब उसके पास कोई भी पैसे नहीं है, पर उसे भूख लगी थी। वांगजी शॉपकीपर से बोलता है, दगा मेरे पास पैसे नहीं है, क्या मुझे ये फ्री में मिल सकता है। शॉपकीपर बोलता है, पैसे नहीं तो सामान नहीं। वांगजी बोलता है, दगा मैं आपके सन की उम्र का हूँ, थोड़ा मुझ में मर्सी करो। तो इसमें वांगजी पूछता है, क्यों। शॉपकीपर कहता है, क्योंकि मैं कुंवारा हूँ। वांगजी अपने मन में कहता है, शिट, पूरी दुनिया में इसे ही कुंवारा रहना था। वांगजी कहता है, तो इसमें मैं क्या करूँ, आपका मैरिज नहीं हुआ, चलो मुझे तांगलू दो। शॉपकीपर वांगजी को बोलता है कि अगर वो नहीं चल जाएगा तो वो सभी को उसको मारने के लिए कहेंगे। इसमें वांगजी वहाँ से चला जाता है। अब हमें कुछ समय के बाद सीन दिखाया जाता है उसी तांगलू शॉप में। कोई टेबल के नीचे से अपना एक हाथ बाहर निकलता है जो कि वांगजी का था। वांगजी बोलता है, मैं तो खा के रहूँगा, देखते हैं कौन रोकता है। वांगजी अपने हाथ से टेबल के ऊपर रखे चीज़ों को लेने लगता है और तांगलू को चुराने लगता है। अपने क्लोथ में छुपा रहा था, पर इसके मिड में कोई वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और वांगजी को टेबल से बाहर खींचता है। वांगजी बहुत ज़्यादा डर जाता है कि अब उसका क्या होगा। वांगजी अपनी आइज़ को ऊपर करता है और देखता है कि उसके सामने एक ब्लैक रोब पर्सन खड़ा था जो दिखने में एक रॉयल पर्सन लग रहा था और ये पर्सन वांगजी विंग था। विंग अपने दोस्त के साथ यांग क्लैन में के मार्केट में घूम रहा था। शू यांग कई शॉप में जा जाके अपने सोलमेट के लिए बहुत सी चीज़ें खरीद रहा था और विंग शुयांग को कंपनी दे रहा था। पर विंग का नज़र मार्केट के एक कॉर्नर में उस शॉप में पड़ता है जहां पर वो देखता है कोई टेबल के नीचे से चोरी कर रहा था। विंग शुयांग को छोड़ के शॉप में जाता है और उस पर्सन को टेबल से बाहर निकालता है जो कि हमारा वांगजी था। विंग वांगजी को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा इनोसेंट लग रहा था और ब्यूटीफुल भी। विंग अपनी डीप वॉइस में पूछता है कि तुम चोरी क्यों कर रहे थे। वांगजी बहुत ज़्यादा इनोसेंट वॉइस में कहता है, नहीं, मैं तो नहीं कर रहा था, आपको कोई गलत फैमिली होगी, मैं तो बस यहाँ पर घूम रहा था। विंग बोलता है, एक तो चोरी करते हो और झूठ भी बोलते हो, इतनी कम उम्र में भी। वांगजी बोलता है, ही मैं एक बड़ा हूँ, बच्चा नहीं। विंग बोलता है, हो तो तुम बच्चे ही, कपड़ों से तुम किसी क्लैन के प्रिंस भी लग रहे हो, फिर भी चोरी कर रहे हो। वांगजी बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया। विंग बोलता है, मुझे अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो अपने क्लोथ की चेकिंग करने दो मुझे। वांगजी सोचता है कि अब वो क्या मुसीबत में पड़ गया है, अगर इसने मेरे क्लोथ से टांगलू निकाल दिए तो ये मार्केट के लोग मुझे धो डालेंगे। वांगजी कुछ सोचकर भाग जाते हुए सोचता है। तो वांगजी अपनी पावर से उड़ के एक हाउस के रूफ में चला जाता है और विंग वांगजी को भागते हुए देखकर उसके पीछे करने लगता है। वांगजी और विंग शॉप के रूफ में भाग रहे थे। विंग अपनी पावर से अटैक करता है जिसकी वजह से वांगजी का पैर फिसल जाता है और वो एक गंदी सी जगह में गिर जाता है और उसके वो ब्लू रोब्स गंदे हो जाते हैं। वांगजी का चेहरा और उसकी नोज में ब्लैक डस्ट लग जाती है और विंग वांगजी के पीछे उस प्लेस में उतरता है। विंग बोलता है, मैंने पहले ही कहा था कि, और अब भी कहते हैं, अपने आप को सिपाहियों के हवाले कर दो। वांगजी पीछे मुड़ता है और बोलता है,
कर दूंगा गगा, पहले मुझे पकड़ के दिखाओ। विंग आगे बढ़ता है और अटैक करते लगता है, बट वांग जी भी एक कल्टीवेटर था जो कि बहुत स्पीड से विंग के सामने से विंग के पीछे चला जाता है और बोलता है गगा मैं यहाँ पर हूँ। विंग और वांग जी की फाइटिंग स्टार्टिंग हो जाती है। दोनों ही अपनी अपनी एनर्जी का यूज़ अच्छे से कर रहे थे। बहुत सी चेयर्स चीज़ें उनके वजह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। जब वांग जी और विंग फाइटिंग कर रहे होते हैं तभी वांग जी का पैर एक रूफ से टूटने की वजह से फिसल जाता है एंड वो ग्राउंड में गिर जाता है। विंग अपनी सुबियान से वांग जी की नेक की तरफ बढ़ता है, तभी बीच में शुयांग आ जाता है और विंग को रोकता है। शुयांग बोलता है काम डाउन विंग, इसे सिपाही संभाल लेंगे। विंग अपनी सुबियान को वांग जी के नेक से हटा देता है और वांग जी ग्राउंड से उठ जाता है। विंग बोलता है इसे ले जाओ और जेल में डाल दो। विंग पीछे मुड़ता है ही है, तभी वांग जी अपनी हार्मफुल से एक स्मोक बॉल निकालता है और सभी जगह स्मोक फैल जाती है, जिसका फ़ायदा उठा के वांग जी अपनी बेचैन को समन करता है और उसमें उड़ के वहाँ से चला जाता है। स्मोक के लिए क्लियर होने के बाद विंग देखता है कि वो बच्चा वहाँ नहीं था और अपनी फीस को वह कस लेता और बोलता है अगली बार मेरी सुबियान और तुम्हारा नेक बॉडी से बाहर होगा। यह हमें क्लाउड रेसिस का सीन दिखाया जाता है। क्वीन अपने रूम में चिंता से घूम रही थी क्योंकि वांग जी के मिलने का कोई न्यूज़ नहीं आई थी। क्वीन आखिर सोचती है कि आखिर वांग जी कहाँ जा सकता है, वो मुसीबत में ना हो। क्या क्या कर सकती हूँ मैं? एक मिनट, वांग जी अकेले उस महल से नहीं जा सकता है, किसी न किसी ने उसका हेल्प करा होगा। वो कौन हो सकता है? फिर क्वीन कुछ सोचती है और उनके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आया था, हुसैन, क्योंकि वो ही था जो वांग जी के हर बात में उसका साथ देता था। क्वीन बोलती है कि मुझे हुसैन से पूछना होगा। वांग जी की मॉम अपने रूम में निकल के हुसैन के पास जाती है, जहाँ पर हुसैन अपने बेड में बैठा था और वांग जी का संदेश का वेट कर रहा था। वांग जी की मॉम हुसैन के पास जाती है और पूछती है वांग जी कहाँ है हुसैन? हुसैन बोलता है आंटी मुझे नहीं पता वांग जी कहाँ है। उसकी मॉम कहती है मुझे पता है कि तुम दोनों का प्लान है, अच्छा होगा कि तुम मुझे बता दो कि वांग जी कहाँ पे है। तुम्हें पता है कि तुम दोनों की वजह से सभी परेशानी, किसी ने सही से खाया भी नहीं है, इस वजह से ये एक मजाक नहीं है। हुसैन सच बोलो, नहीं तो मैं तुम्हारी दगा को शिकायत लगाऊंगा कि तुम और वांग जी ने क्या किया है। हुसैन डर जाता है। हुसैन बोलता है नहीं आंटी मैं बताता हूँ, एक्चुअली वांग जी को मैरिज नहीं करना था, तो हमने सोचा कि अगर वो कुछ दिनों के लिए क्राउड रेसिस से बाहर रहेगा तो वो आपको उसकी मैरिज ना कराने के लिए कन्विंस कर लेगा, इसलिए मैंने उसे लोटस पेयर में अपने फ्रेंड के वहाँ भेजा है। क्वीन बहुत सरकास्टिकली बोलती है तुम दोनों ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है कल्टीवेशन वर्ल्ड में कई खतरे हैं और वांग जी सिर्फ 18 साल का है, कुछ भी हो सकता है। हुसैन बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए। क्वीन बोलती है अब जो करेंगे वांग जी के डैड करेंगे। लानी अपनी मैजिक से एक संदेश लिखती है और कुलैन को भेज देती है। वांग जी लोटस पेयर में है। कुलैन को मैसेज मिलते ही वो लोटस पेयर की तरफ निकल जाता है। वांग जी बेचैन से बहुत देर दूर निकल जाता है और अपनी बेचैन को एक प्लेस में उतारता है जहाँ पे बहुत से लोग थे और बैठे हुए थे। वांग जी उनके पास जाता है और एक ओल्ड लेडी से पूछता है क्या वो जानती है कि लोटस पेयर का डायरेक्शन कहाँ है। लेडी कहती है कि वो लोटस पे ही जा रही है, वो चाहे तो उनके साथ जा सकता है। वांग जी उनको थैंक्स कहकर उनके साथ चला जाता है और शाम तक वो सब लोटस पेयर आ जाते हैं। वांग जी पहली बार लोटस पेयर को देखता रहता है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। पूरा क्लैन पानी के साइड में बिलता, हर जगह लोटस के डिफरेंट कलर के फ्लावर थे। वांग जी को लोटस पेयर बहुत ज़्यादा पसंद आता है, पर उसे पता नहीं था कि अब वो कहाँ रहेगा, उसे कुछ पता नहीं था इस प्लेस के बारे में। वांग जी को रात हो जाती है घूमते घूमते और उसके पास पैसे भी नहीं था कि वो इनमें रह सके और कुछ खा सके। वांग जी स्ट्रीट में चलता चलता एक वॉल के पास बैठ जाता है और अपनी आइज़ को बंद कर लेता है, पर उसके आंखों के सामने उसकी मॉम आ जाती है और वो मोमेंट जो कैसे उसकी मॉम उसे खिलाती है और उसके चोट में मेडिसिन लगाती है, जिसकी वजह से वांग जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वांग जी उस पूरी रात स्ट्रीट में बिताता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वांग जी की नींद खुलती है वह फिर से उस प्लेस में घूमने लगता है, तभी वांग जी की नज़र अपने क्लैन के सिपाहियों पर पड़ती है, जिसे देखकर वांग जी छुप जाता है और सिपाहियों के जाने के बाद वांग जी बाहर आता है और वहाँ से निकल जाता है। यहाँ लोटस पेयर के महल का सीन दिखाते हैं।
कुरैन और जान फैमियन एक साथ बैठे थे। जान फैमियन कुरैन से कहते हैं, कुरैन मैं खुश हूँ कि तुमने इतने सालों बाद हम मिल रहे हैं। लोटस पेयर में अचानक कैसे, कुछ प्रॉब्लम है क्या? लैंड कुरैन कहते हैं, फैमियन क्या बताऊँ, मेरा सेकंड सन वांगजी जो कि घर से भाग गया है और मुझे पता चला है कि वो तुम्हारी क्लैन में है। क्या तुम मेरी मदद करोगे उसे ढूंढने में? जान फैमियन कहते हैं, मैं करूँगा, आखिरकार तुम मेरे दोस्त जो हो। फैमियन अपने सिपाहियों को बुलाता है और उसे जल्द से जल्द वांगजी को ढूंढने के लिए कहता है और उसके हाथ में वांगजी का एक पोस्टर भी दे देता है। लोटस और पियर के और लैनकैन के सिपाही पूरे लोटस पेड़ में वांगजी को ढूंढने लगते हैं, जो कि एक गली में के कॉर्नर में बैठा था। वांगजी बहुत वीक हो गया था एक दिन ना खाने की वजह से, और उसे अपनी मॉम और क्लाउडेसिस की याद भी आ रही थी। वो भी वांगजी डिसाइड करता है कि वो अब बाहर आ जाएगा और अपने पेरेंट्स के पास वापस जाएगा। वो उसकी मैरिज करा दे, वो ऐसे नहीं मरना चाहता भूखा। सो वांगजी अपनी जगह से और वो महल की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर उसे क्लाउड रेसेस के सिपाही मिलते हैं। वांगजी सिपाहियों के पास जाता है, जिसे देखकर सिपाही उसे पूछते हैं कि वो क्या चाहता है। वांगजी कहता है कि वो गुलाम वांगजी है, तुम्हारा प्रिंस। बट किसी को विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि वांगजी की हालत बहुत बुरी थी। वांगजी के रोब फटे हुए थे और उसके चेहरे पर डस्ट थी। सिपाही बहुत कंफ्यूज थी कि प्रिंस कैसे हो सकता है। फिर भी वो वांगजी को लेकर महल में जाते हैं और एक सिपाही जाके किंग को बोलता है कि एक भिखारी अपने आप को प्रिंस वांगजी कह रहा है। किंग उसे आने की परमिशन देते हैं। वांगजी रूम में अंदर आता है और अपने डैड को वहाँ पर देखकर उन्हें हग कर लेता है। कुरैन को एहसास होता है कि ये उनका ही सन है। कुरैन वांगजी की हालत देखकर शॉक थे। वांगजी अपने बाबा को देखकर बोलता है, बाबा मुझे माफ़ कर दो। कुरैन बोलता है, ये तुम्हें हुआ क्या है? वांगजी बोलता है, पूछो मत बाबा, क्या क्या हुआ है मेरे साथ। कुरैन बोलता है, और भागो घर से। वांगजी बोलता है, अब नहीं भागूंगा। फैमियाल को वांगजी को देखकर बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी क्योंकि वांगजी जो कि सेकंड जेठ था वो इस हालत में कि कोई भी उसे देखकर हंस जाए। फैमियन वांगजी को बोलता है कि वांगजी बेटा जाओ और जाके नहा लो। वांगजी अपने डैड को इनोसेंट आईज से देखता है और बोलता है, बाबा वो एक्चुअली। कुरैन बोलता है, क्या हुआ वांगजी, तुमने कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर दी? वांगजी बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है बाबा, मुझे बस भूख लगी है तो मुझे कुछ खाने को मिलेगा। पहले कुरैन और फैमियन जो कि पहले से ही अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे, वो वांगजी की इस बात में हंस जाते हैं। फैमियन वांगजी से कहता है कि वो पहले नहा लें और अच्छे से फ्रेश होकर रोब पहने, फिर वो साथ में लंच करेंगे, जिसमें वांगजी हाँ बोलता है। मैट वांगजी को लेकर उसे एक रूम के में ले जाते हैं। वांगजी वहाँ पर अपने आप को फ्रेश करता है, न्यू क्लोथ्स पहनता है और डाइनिंग रूम की तरफ जाने लगता है। पर आगे कुछ देखकर वांगजी रुक जाता है। वांगजी बोलता है अपने मन में, ओ शिट, ये यहाँ। वांगजी के सामने विंग था जिसके हाथ में सुइबियान थी। वांगजी अपनी किस्मत में बोलता है, ओ गॉड, खाना तो खाने देते, फिर ले आते इसे मेरे सामने। विंग कहते हैं, तुम मेरे महल में क्या कर रहे हो? इतनी हिम्मत तुम्हारी कि यहाँ चोरी करने के लिए घुस गए? वांगजी बोलता है, गगा मैं चोर नहीं हूँ। विंग वांगजी पे अटैक करने लगता है और वांगजी बचने लगता है। वांगजी बोलता है कि गगा पहले मुझे कुछ खा लेने दो, फिर मार लेना। एक भूखे इंसान को मार रहे हो गगा, आपको शर्म नहीं आती? विंग और वांगजी लोटस पेड़ के बीच में जाते हैं। विंग वांगजी पर अटैक करने लगता है, पर वांगजी तो वांगजी था, वो विंग से बच्चे जा रहा था और वो कभी विंग के ईयर्स को, कभी उसके ईयर को टच करके परेशान कर रहा था, जिससे विंग को अपनी लाइफ में पहली बार बॉडी में एक अजीब सा सेंसेशन हो रहा था। वांगजी विंग के बर्ड में स्लैप करता है और बोलता है, गगा नाइस बर्ड, सो सॉफ्ट। विंग बोलता है, शेमलेस चाइल्ड। मेड और सभी लोग किंग के पास जाते हैं और बताते हैं कि प्रिंस विंग और प्रिंस वांगजी एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, जिसे सुन के फैमियन कुरैन खड़े हो जाते हैं और उस प्लेस में भाग के चले जाते हैं और वांगजी और विंग को ईयर्स में लड़ते हुए देखते हैं। वांगजी विंग को टीज करके परेशान हो जाता है। विंग अपने हैंड से वांगजी के वेस्ट को पकड़ लेता है और उसे अपने करीब कर लेता है, बट सडनली वांगजी और विंग की नेक्स ग्लो करने लगती है एंड वो दोनों अपनी नेक्स में पेन होने की वजह से वांगजी और विंग
को छोड़ देता है और वो दोनों ग्राउंड में गिर जाते हैं। दोनों की नेक ग्लो करनी है, जिसके बाद वांग जी के नेक में W और विंग के नेक में L नेम से मार्क बन जाता है और उनकी नेक ग्लो करनी बन जाती है। क्वीन, कुरैन और फैमियन शॉक थे। फैमियन आगे आते हैं और बोलते हैं, आशियन ये तुम क्या कर रहे हो? विंग कहते हैं, अंकल ये चोर है। वांग जी बोलते हैं, नहीं अंकल मैं चोर नहीं हूँ, क्या आपको मैं चोर दिख रहा हूँ? फैमियन बोलता है, ये क्लाउड रेसेस के प्रिंस हैं। जिन्हें सुन के विंग सुइबियान को नीचे कर लेता है। फैमियन, और ये तुम्हारा सोलमेट भी है। विंग और वांग जी दोनों शॉक थे। सोलमेट, ये एक दूसरे के सोलमेट हैं। अब हमें सीन शिफ्ट करने के बाद अब हमें क्लाउड रेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग जी और कुरैन अपनी मॉम के सामने थे। वांग जी के डैड उसकी मॉम से सभी चीज़ के बारे में बात कर दी थी। वांग जी का सोलमेट मिल चुका है, जो कि लोटस पेयर का प्रिंस। वांग जी के डैड ने वांग जी की मैरिज भी फिक्स कर दी थी एंड उसकी मॉम भी उसके डैड से सहमत थी, क्योंकि इस बार वांग जी ने हद कर दी थी। वांग जी, जो कि कुछ नहीं कह रहा था, अब तो वो बाहर भी नहीं आ सकता था, क्योंकि उसके चारों तरफ गार्ड थे जो कि उसे अकेले नहीं जाने दे रहे थे। अब वांग जी गार्डन से अकेला बैठा था, जिससे देखकर हुसैन उसके पास आता है। हुसैन वांग जी से कहता है कि अगर वो नहीं चाहता तो वो अपने पेरेंट्स को बता दे कि वो मैरिज नहीं करना चाहता। वांग जी कहता है कि वो मैरिज करेगा, जिससे उसके पेरेंट्स को खुशी मिलती है, वह उस चीज़ को करेगा। और यहाँ लोटस पेयर में फैमियन में विंग को मना लेता है। मैरिज के दिन विंग क्लाउड रेसेस में आता है, जहाँ पर उसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। मैरिज हॉल में वांग जी और विंग का मैरिज बहुत अच्छे से होता है। बोक का कंप्लीट होने के बाद वाइन एक्सचेंज होती है। अब वांग जी को जाना था। लैन कुरैन और लैन ली दुखी थे, पर अपने सबसे प्यारे सन और को ब्लेसिंग भी दे रहे थे। विशन के बाद वांग जी विंग के साथ चला जाता है। लोटस पेयर वांग जी का बहुत देर से वेट कर रहा था। उनके प्रिंस का हस्बैंड को वो देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। जब वांग जी वहाँ पहुँचता है तो वो वांग जी का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। वेलकम के बाद रिचुअल होते हैं। वांग जी को विंग के रूम में ले जाया जाता है। वांग जी रूम में जाता है और अपनी वेल को निकालता है। ओ गॉड, लोग इसे कैसे संभालते हैं। और वांग जी अपनी वेल्स को निकाल के फेंक देता है और रूम को देखता है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा था और बहुत ज़्यादा सुंदर भी। वांग जी शावर के बाद अपनी ड्रेस चेंज करता है और रूम के चारों तरफ देखने लगता है। वहाँ विंग के कपड़े टंगे थे। वांग जी उस कपड़ों को खोलता है, जो कि सारे ब्लैक और रेड थे। वांग जी सोचता है, तुमने मुझे भूखा रखा और मुझसे फाइट भी की, अब देखो मैं क्या करता हूँ। वांग जी विंग के क्लोथ के साथ कुछ करता है और फिर उसे नीटली रख देता है और बेड में जाके पूरा फैल के सो जाता है। और यहाँ विंग पार्टी में था। वहाँ पर विंग सुयांग से और बाकी सबके साथ एंजॉय कर रहा था। शुयांग विंग से कहता है कि विंग तुम्हें अब जाना चाहिए, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा वेट कर रहा है एंड आज तुम्हारी वेडिंग नाइट भी है। विंग बोलता है कि मेरा मन नहीं है। शुयांग बोलता है, कम ऑन, अब मैरिज हो गई है, अब उस टाइम भी तो देना चाहिए, मैं अंकल से कहता हूँ। विंग बोलता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम्हें अंकल से कहने की ज़रूरत नहीं है। शुयांग बोलता है, बेस्ट ऑफ लक। विंग अपने रूम की तरफ जाता है और डोर को ओपन करता है एंड वो शॉक। वांग जी को पूरा रूम यहाँ से वहाँ करा रखा था और विंग के बेड में वह बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से लेटा था। विंग बहुत गुस्से में आ जाता है और वो वांग जी का नाम जोर से लेता है। वांग जी, जो कि बहुत अच्छा ड्रीम देख रहा था, वो विंग की आवाज़ से सुन के उठ जाता है। वांग जी अपनी आइज़ को रब करता है और उठ के वांग जी विंग के पास जाता है, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वांग जी बोलता है, क्या हो, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? विंग बोलता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये क्या है? वांग जी पूछता है, क्या? विंग वांग जी को रूम की तरफ इशारा करता है और जिसमें वांग जी अपना सर खुजलाते हुए नर्सली स्माइल करता है और बोलता है, वो बस थोड़ा विंग को रूम को एक्सप्लोर करने के टाइम पे ये हो गया। विंग बोलता है, मेरे रूम को मुझे क्लीन चाहिए। वांग जी बोलती, अरे गगा, मैं कर दूंगा ना, पर अभी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, कल करेंगे, ओके, गुड नाइट। विंग बोलता है, विंग बोलता है कि तुम मुझे मेरे बर्थ नेम से बुला रहे हो। वांग जी बोलता है, तो क्या हुआ, आप भी मेरे बर्थ नेम से मुझे बुला सकते हैं। मेरा बर्थ नेम है लंचा और मैं आपको इसकी परमिशन देता हूँ कि आप मुझे लंचा बुला सकते हैं। वांग जी, जो कि इतना बोल के
वहाँ पर बेड में जाके सो जाता है। विंग बोलता है ये मेरा रूम है और मुझे भी सोना है। तो वांग जी बोलता है ये बहुत अच्छा रूम है, मुझे ये पसंद है, चाहो तो आप भी सो सकते हो लेकिन नीचे। इसमें वांग जी कहता है तो ठीक है, आप साइड में सो सकते हैं, लेकिन अगर आपने रात में कुछ करने की कोशिश करी तो मैं आपको मार डालूंगा, समझे आप। तो विंग बोलता है वैसे तुम्हारे पास करीब आना भी कौन चाहता है। विंग वांग जी और अपने बीच में पिलो का एक वॉल बनाता है और साइड में लेट जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे कि विंग की आइस ओपन होती है, वो अपने ऊपर एक वेट फील करता है जो कि वांग जी का था। वांग जी पूरे विंग के ऊपर लेटा हुआ था। विंग अपने मन में सोचता है ये कितना अजीब है, कितने बड़ा बेड होने पर भी मेरे ऊपर सो रहा है। विंग वांग जी को अपने ऊपर से उठाता है और बेड से उठ जाता है। वांग जी टोटली पूरा बेड की में सोया था। विंग शावर लेने के लिए जाता है। कुछ देर बाद शावर लेने के बाद विंग अपनी वेस्ट में टॉवल लिए बाहर आता है और अपने कपड़े लेने के लिए जाता है। विंग अपने न्यूली ब्लैक रोब्स का सेट निकालता है, पर विंग देखता है कि उसके रोब में हर जगह कपड़े कटे हुए थे। विंग अपने सारे रोब्स को निकालता है, देखता है और हर क्लॉथ में होल्स थे। विंग को इस बात में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वह उसे सबसे ज़्यादा अच्छे और सबसे ज़्यादा फेवरेट क्लॉथ थे एंड वो जानता भी था ये किसने किया है। विंग वांग जी के पास जाता है जो कि बेड में सोया था। विंग वांग जी को अपनी डीप वॉइस में बुलाता है, जिसमें वांग जी कहता है मामा अभी थोड़ा और सोने दो, मैं उठ जाऊंगा, बस थोड़ा देर। विंग बोलता है क्या ये मेरा क्लोथ के लिए, क्या मैं क्या करूंगा, मेरे क्लोथ का क्या होगा, मैं ऐसे कैसे बाहर जाऊंगा। विंग वांग जी को फिर दोबारा से आवाज़ देता है। इस बार वांग जी बोलता है चुप करो हुसैन के बच्चे, दिखता नहीं कि मैं सो रहा हूँ, रुको हम बाद में खेलेंगे, पहले मुझे सोने दो। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था क्योंकि एक तो वांग जी नहीं उठ रहा था और दूसरा विंग को बाहर भी जाना था। विंग वांग जी को ब्राइडल स्टार में उठा देता है और बाथरूम में लेके आता है। विंग वांग जी को बैटटब में फेंक देता है जिससे वांग जी के आईज खुल जाती है। वांग जी कफ करने लगता है और अपनी आईज को ओपन करके देखता है कि विंग उसके सामने है और उसने बस अपनी वेस्ट में टॉवल लपेटी हुई है। वांग जी अपनी आंखों को कवर करता है। वांग जी विंग से कहता है ओ माय गॉड, कोई मुझे बचाओ, मेरा हस्बैंड मेरा रेप कर रहा है। वांग जी ऐसे ही चिल्लाने लगता है। विंग शॉक था और वो वांग जी के मुंह को क्लोज कर लेता है। विंग बोलता है हे ये तुम क्या बोल रहे हो, मैंने कब किया। वांग जी बोलता है ये क्या है, मेरे सामने नेकेड हो फिर भी बोल रहे हो कि तुम कुछ नहीं किया। वांग जी फिर से चिल्लाने लगता है, जिसमें विंग उसका मुंह बंद कर देता है। विंग बोलता है मैं ऐसा हूँ तुम्हारी वजह से, तुमने जो मेरे क्लोथ के साथ किया है उसके बाद मेरे पास क्लोथ ही नहीं है। वांग जी को याद आता है कि उसने कल क्या किया है। वांग जी बोलता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया है गा, आप मुझ पे ही हमेशा शक करते हो। विंग बोलते हैं मुझे शक नहीं यकीन है, अब तुम जाओ और मेरे क्लोथ का अरेंजमेंट करो। वांग जी बोलता है गगा इट्स ईजी, आप मेरे पहन लो। विंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी अपनी बॉडी को हाइड कर लेता है। विंग बोलता है लगता है कि तुम्हें लगता है कि तुम जैसे पतले और छोटे से पर्सन के क्लोथ मुझ पे आएंगे। इसमें वांग जी बोलता है क्या आपने अभी मेरा इंसल्ट किया है। तो विंग बोलता है बिल्कुल। वांग जी बोलते हैं अपने चीक्स को फुलाकर दूसरी तरफ घूम जाता है। विंग बोलता है चलो चेहरा मत बनाओ, जाओ और मेरे कपड़ों का अरेंजमेंट करो जल्दी से जल्दी, मुझे मेडिटेशन के टाइम के लिए जाना है। वांग जी बोलता है ओके पहले मुझे चेंज करने दो। वांग जी अपने क्लोथ को चेंज करता है और रूम से बाहर चला जाता है और मेड को बोलता है विंग के लिए न्यू क्लोथ लाने के लिए और अपने रूम की तरफ जाने लगता है। वांग जी बोलता है मेरी नींद बिगाड़ दी, लगता है कल की शैतानी कम पड़ गई है, अब देखो मैं क्या करूँगा। वांग जी अपने रोब से एक पाउच निकालता है और बोलता है शुक्र है मैं इसे लेकर आया था विंग, मैं अब बताऊंगा कि लान वांग जी से पंगा लेने का क्या मतलब होता है।
प्लॉट को चेंज करके वांगजी और विंग जियांग फैमियन एंड मैडम यू के पास जाते हैं, जो कि अपने रूम में थे। विंग और वांगजी दोनों उनको वो करते हैं और उनके साथ टी को पीने लगते हैं। फैमियन बोलता है, वांगजी सो बेटा सब कुछ ठीक है ना, क्या तुम कंफर्टेबल हो? वांगजी बोलता है, यस अंकल मैं कंफर्टेबल हूँ और विंगा मेरा बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। मैडम यू कहती है, ये तो अच्छी बात है, हमारा आशन तुम्हारा ख्याल रख रहा है। वांगजी बोलता है, आंटी। सभी की बात सुन के विंग अपने मन में सोचता है, ये तो कंफर्टेबल है पर मेरा क्या। कुछ मिनट के बाद विंग को अपनी बॉडी में ईचिंग होने लगती है, जिससे वह टी के कप को टेबल्स में रख देता है, जिससे बहुत ज़ोर से साउंड आता है। आंटी विंग से कहती है, आशन क्या हुआ सन, कुछ हुआ है? वांगजी भी सरकास्टली बोलता है, हाँ गगो आपको कुछ चाहिए क्या? विंग वांगजी के देखता है, जो कि उसे देखकर हंस रहा था। विंग बोलता है, आंटी अभी मुझे कुछ याद आया है कि मुझे कहीं जाना है। आंटी बोलती है, पर बेटा आज तो तुम्हें अपने हस्बैंड को लोटस पेयर घुमाना होगा। विंग बोलता है, हाँ हाँ आंटी मैं घुमा दूंगा, बस मेरे को वो काम करने दो, फिर मैं लंजा को ले जाऊंगा। विंग इतना कह के वहाँ से चला जाता है बहुत ज़्यादा स्पीड में। वांगजी बोलता है, लगता है आंटी बहुत ही ज़्यादा जल्दी काम था। अब हमें गार्डन का एरिया दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग शुयंग के साथ बैठा था और विंग हंस रहा था। शुयंग हंस रहा था। विंग बोलता है, क्या तुम हंसना बंद करोगे? शुयंग बोलता है, सॉरी विंग, बट मुझे हंसी नहीं आ रही है कि डार्क कल्टीवेशन के किंग एक चाइल्ड ने उसे परेशान किया एंड उसके रूप में ईचिंग पाउडर भी डाल दिया। विंग बोलता है, शुयांग वो बच्चा नहीं, वो शैतान है, बहुत चालाक है वो। शुयांग बोलता है, देखा है मैंने उसका जलवा, अब विंग बच के रहना। विंग बोलता है, तभी मैं मैरिज नहीं करना चाहता था, बट अंकल एंड आंटी। शुयांग बोलते हैं, बट अच्छा है, तुम्हारा सोलमेट गॉल ने बहुत ज़्यादा अच्छा चुना है। विंग और शुयांग बात ही कर रहे होते हैं, तभी एक सिपाही आता है और विंग को कुछ बताता है। विंग का ऑरा डार्क होने लगता है। शुयांग बोलते हैं, काम डाउन विंग, अपने आप को कंट्रोल रखो, हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए गुस्से में कुछ ऐसा मत कर देना जिसकी वजह से हमें स्टार्टिंग से खोज स्टार्ट करनी पड़े। अब हमें वांगजी को दिखाया जाता है, जो कि लोटस पेयर में घूम रहा था। वांगजी बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा था, क्योंकि उसके यहाँ पर कोई परेशान करने के लिए मिल ही नहीं रहा था। ऐसे ही कुछ दूर जाते हुए वांगजी को किसी की वॉइस आती है, जो कि एक बच्चे जैसी लग रही थी। उस वॉइस का पीछा करते हुए वो एक झाड़ियों के पास आता है। वांगजी आगे जाके झाड़ियों को साइड करता है और देखता है कि एक 14 साल का बच्चा रैबिट के साथ खेल रहा है। वांगजी को रैबिट ज़्यादा बहुत पसंद थे एंड वो बहुत सारे रैबिट भी थे। वांगजी उस बच्चे से के पास जाता है और बोलता है, हेलो आप कौन हो, क्या मैं आपके साथ रैबिट के साथ खेल सकता हूँ? वो बच्चा वांगजी को देखकर डर जाता है। रैबिट को वो अपने चेस्ट में छुपा लेता है। बॉय बोलता है, नहीं आप इसे मुझसे दूर ले जाओगे। वांगजी बोलता है, डरो मत, मैं तो तुम्हारा फ्रेंड बनने के लिए आया हूँ। बॉय बोलता है, फ्रेंड, मुझे फ्रेंड बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वांगजी बोलता है, मुझे भी, तुम कौन हो? विंग बोलता है, ओ। वो बच्चा बोलता है, मेरा नाम चैंग है और मैं प्रिंस हूँ लोटस पेयर का। वांगजी बोलता है, ओ नाइस टू मीट यू चैंग। चैंग बोलता है, और आपको मैंने कभी यहाँ देखा नहीं। वांगजी बोलता है, और मैं कल ही आया हूँ, मेरा नाम लवांगजी है और मैं विंग के सोलमेट हस्बैंड हूँ। चैंग बोलता है, ओह आप तोजी गा के हस्बैंड हो, आप तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। वांगजी कन्फ्यूज होकर बोलता है, तोजी गा कौन है? चैंग बोलता है, वुशियन गा। वांगजी बोलता है, पर तुम उसे टूजी गा क्यों कहते हो? चैंग बोलता है, वांगजी गा, क्योंकि उनकी स्माइल तूजी की जैसी है, जो कि चैंग को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वांगजी बोलता है, तुम्हारे गा हंसते भी हैं? चैंग बोलते हैं, हाँ, पर ज़्यादा नहीं हंसते, ज़्यादातर वो गुस्से में ही रहते हैं। वांगजी बोलता है, हाँ वो तो मुझे पता है, छोड़ो वैसे ये रैबिट किसके हैं? चैंग बोलता है, ये मेरे हैं, तूजी गा ने मुझे मेरे बर्थडे में दिए थे। वांगजी बोलते हैं, वैसे इनका नाम क्या है? चैंग बोलता है, ब्लैक वाले का नाम शीन है और वाइट वाले का नाम बो है, पता है ये कपल है, क्यूट है ना? वांगजी बोलता, हाँ। वांगजी और चैंग रैबिट के साथ खेलने लगते हैं और चैंग वांगजी को लोटस पेयर भी दिखाता है, जो कि वांगजी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वांगजी और चैंग बहुत ज़्यादा खेलते हैं। समय
शाम तक पूरे मिट्टी में लथपथ होके महल में आते हैं। आंटी दोनों को बहुत ज़्यादा डांटती है क्योंकि दोनों पूरे ही वेट थे। वांग जी डांट खाने के बाद अपने रूम में पहुंचता है जहां पर विंग कुछ पेपर वर्क कर रहा था। वांग जी रूम में आता है। विंग जो कि स्क्रॉल पढ़ रहा था वो वांग जी को देखता है जिसके नोज स्टिक्स और हेयर्स में मिट्टी लगी थी और कपड़े पूरे वेट थे। वांग जी के हेयर्स में ट्री के छोटे छोटे लीव्स भी लगे थे। विंग को वांग जी को देखकर पहले तो शौक था, फिर हंसी भी आती है। विंग बोलता है ये क्या हाल है बनाया है। वांग जी बोलता है वो खेलने के समय हो गया। विंग बोलता है इतना। वांग जी बोलता है हाँ। तो विंग बोलता है जाओ जाके शावर ले लो। वांग जी शावर लेकर आता है और वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। टाइम ऐसे ही बीतता है और शाम समय के साथ साथ वांग जी और भी हरकतें करने लगता है। क्लाउड एसिस की तरह लोटस पेयर के लोग वांग जी की शिकायत लेकर विंग या फिर उसके आंटियों के पास जाने लगते हैं और थोड़ी डांट पड़ने के वांग जी भी अपनी हरकतों से कम नहीं करता था। सभी जानते थे वांग जी और विंग को परेशान करते थे। विंग वांग जी को पनिश भी करता था। आज लोटस पेयर में एक गेस्ट आने वाले थे जो कि जान फैमियान के बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे। वांग जी के साथ साथ सभी गेस्ट को वेलकम करने के लिए सभी वहाँ खड़े थे। एक शाही बग्गी आती है जिसमें किंग शू और इनकी प्रिंसेस निकलती है जो कि बहुत ज़्यादा मेकअप लगाई थी। वांग जी को इसे देखकर हंसी आ रही थी। प्रिंसेस शी बग्गी से उतरते ही वांग को हक कर लेती है जो कि वांग जी को पसंद नहीं आता है। वांग जी शी को बहुत ही ज़्यादा घूर रहा होता है। चैंग बोलता है देखो आपके रहते हुए क्या हो रहा है। वांग जी की नज़रें हट ही नहीं रही थी। शी वांग जी को अपने से दूर कर विंग शी को अपने से दूर करता है। शी बोलता है ओ विंग इतने साल हो गए हमें मिले, अब तो देखते हैं तुम बिल्कुल ही बदल गए हो, सबसे हैंडसम और पावरफुल। विंग बोलता है तुम भी। वांग जी जो कि ये देख नहीं पा रहा था कि उसके हस्बैंड से विंग को वो अपने जेलसी की वजह से अपनी तरफ खींचता है और शी से बोलता है ओ हेलो मिस तो नाइस टू मीट यू। आपसे मिलकर अच्छा लगा कि मेरे हस्बैंड का कोई दोस्त भी है, वो भी इतना सुंदर। विंग शॉक था वांग जी के सडन एक्शन से क्योंकि वांग जी कभी ऐसा नहीं करता और उसे वांग जी के फेस में एक गुस्सा भी दिख रहा था। जांग फैंगमियम कहता है ओ शी बेटा इससे मिलिए, ये है वांग जी, क्लाउड एसेस का प्रिंस और विंग का सोलमेट हस्बैंड। शी बोलता हेलो वांग जी तुमसे मिलकर खुशी हुई। विंग तुमने बताया नहीं कि तुमने मैरिज कर ली है। जान फैमिली कहते हैं वो बेटा जल्दी के कारण हमने ज़्यादा लोग को इनवाइट नहीं किया। किंग शू कहते हैं अरे फैंगमियन हमें यहाँ खड़े ही रखोगे कि अंदर भी लेकर जाओगे। जान फैंगमियन बोलता है ओके चलिए आपका स्वागत है। सभी महल के अंदर आते हैं। वांग जी ने विंग के हाथ को ऑल द टाइम पकड़ा हुआ था जिससे विंग को अलग फील हो रहा था। डिनर के टाइम वांग जी विंग के सामने बैठ जाता है जो कि आज ही हुआ था। वांग जी हमेशा विंग से दूर रहता था वह या फिर विंग को शिकायत करता था। शी बोलती है विंग देखो ना कितने साल हो गए हैं, मैं तो क्लाउड एसेस को भूल भी गई हूँ। तुम पहले की तरह क्या मुझे क्लाउड एसेस घुमाओगे। विंग बोलता है सॉरी शी मुझे कुछ काम है, मैं कल महल नहीं जा सकता। इसमें वांग जी बोलता है डू नॉट वरी विंग, मैं मिस सी को घुमाने ले जाऊँगा है ना चैंग। चैंग बोलता है हाँ आप सही कह रहे हैं, हम आंटी शी को घूमने लेके जाएंगे। शी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, बोलती है मैं आंटी। चैंग बोलते हैं सॉरी प्रिंसेस शी, ये बहुत क्लेवर पर्सन है, मुझे अपने विंग को इससे छुड़ाना होगा। विंग पहले भी मेरा था और अब भी मेरा है। डिनर के बाद सभी अपने रूम में चले जाते हैं। विंग और वांग जी भी। रूम के डोर क्लोज होने के बाद विंग अपने पेपर वर्क में लग जाता है और वांग जी बेड को सही करने लगता है। वांग जी बहुत गुस्से में था। विंग जो कि अजीब लगता है जो वांग जी 2 सेकंड भी चुप नहीं रहता था। आज इतना शांति कुछ तो हुआ है। विंग फेकली कफ करता है। वांग जी विंग के हाथ में पानी पकड़ा देता है और सो जाता है। विंग बोलता है इसे क्या हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग जल्दी उठता है, अपनी प्रैक्टिस के लिए चला जाता है और स्क्वाड प्रैक्टिस करने लगता है। विंग वांग जी जो कि सोया था उसे कोई उठा रहा था जो कि चैंग था। विंग वांग जी की आइज़ ओपन होती है एंड वो चैंग को देखता है। वांग जी बोलता है अरे चैंग आप यहाँ। चैंग बोलते हैं गाप चलो ना, नहीं तो वो वाइट छिपकली तूजी गाँव को अपने साथ ले जाएगी।
वांग जी बोलते हैं तुम क्या कह रहे हो? चैंग बोलती है आप उठ रहे हो नहीं? वांग जी बोल रहे ठीक है चलो मैं उठता हूँ, पहले मुझे फ्रेश होने दो। वांग जी फ्रेश होने के बाद चैंग के साथ गार्डन में आता है जहाँ पर शी विंग के साथ थी और बहुत चिपक रही थी। हालांकि विंग शी से टच को ज़्यादातर अवॉइड कर रहा था। वांग जी और चैंग उनके पास जाते हैं। वांग जी बोलता है गुड मॉर्निंग प्रिंसेस सी, तो चलिए आपको लोटस पेयर भी दिखाते हैं। शी बोलती है ठीक है विंग, मैं तुमसे शाम को मिलता हूँ और प्लीज़ अपना प्रॉमिस मत भूलना। वांग जी विंग को घूरता है जो कि वहाँ खड़ा था। सीन शिफ्ट होकर शी, वांग जी और चैंग लोटस पियर के हर जगह में जाते हैं। अभी वांग जी, शी और चैंग एक रिवर में बोटिंग में थे। चैंग और वांग जी को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बट कोई था जो कि खुश नहीं था। उसे अनोइंग फील हो रहा था। शी सोचती है क्या बकवास है, ये बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं, मुझे अपने विंग के साथ घूमना था। पर इस स्टूपिड वांग जी, हाँ ये क्या समझता है कि मैं इसे विंग को अपना दूंगी। वांग जी जस्ट वेट एंड सी। रिवर के साइड में आते हैं, शाम हो जाती है, सभी महल में आ जाते हैं। चैंग बोलता है विंग की आप चलिए मैं आता हूँ। वांग जी बोलता है पर तुम कहाँ जा रहे हो? चैंग बोलता है आप चलिए तो मुझे कुछ काम है। वांग जी उससे बोलता है कि जल्दी आ जाना, और वांग जी इतना कह के वहाँ से चला जाता है। चैंग जो कि सीधा महल के किचन में जाता है जहाँ पर डिनर की तैयारी हो रही थी। मेट कहती है सुनो, आज हमें गेस्ट के लिए उनका मनपसंद डिनर बनाना है। क्वीन ने ऑर्डर किया है किंग शू के लिए वोंगटोंग शॉप और प्रिंसेस शी के लिए नियांगाओ बनाना है, जल्दी से जल्दी करना होगा। चैंग किचन में जाता है और चैंग बोलता है जी सुनिए, क्या आप मेरा टॉय को खोज देंगी? मेट बोलती है बट प्रिंस। चैंग बोलता है प्लीज़। मेट वहाँ से चली जाती है। चैंग अपनी रोब से एक बॉक्स निकालता है और नी पाव में डाल देता है। चैंग बोलता है अब देखते हैं कि वो वाइट छिपली कैसे मेरे टूजी का और वांगजी का को परेशान करती है। चैंग किचन से निकल जाता है और वहाँ से भाग जाता है और वांगजी रूम में जाता है। वांगजी बोलता है अरे चैंग आ गए, चलो डिनर करने के लिए जाना है। चैंग बोलता है चलो। डिनर के टाइम थे, सभी डिनर कर रहे थे, सभी बस बात कर रहे होते हैं जब भी शी को इचिंग होने लगती है। शी नॉन स्टॉप अपनी बॉडी में खुजरा रही थी जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी रेड हो गई थी और जलन भी हो रही थी। शी बोलती है विंग देखो ना क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है। विंग बोलता है क्या पर कैसे जाऊँ? जाके डॉक्टर को लेके आओ। इंपीरियल डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर शी को एग्जामिन करते हैं और मेडिसिन भी देते हैं जो कि खाने के सी की इचिंग ख़त्म हो जाती है। जांग फेमियन डॉक्टर से कहते हैं क्या हुआ शी को अचानक से? डॉक्टर बोलते हैं उन्हें किसी ने इचिंग पाउडर खिलाया है जिसकी वजह से उनकी बॉडी रिएक्ट कर रही थी। जांग फेमियन बोलते हैं पर किसने? मेड को बुलाया जाता है जो कि किंग को बोलते हैं कि उन्हें नहीं पता कि शी के फूड में इचिंग पाउडर कैसे मिला। विंग जो पूरे टाइम साइलेंट था वो वांगजी को देख रहा था। विंग वांगजी का हाथ पकड़ता है जो कि सभी के सामने खड़ा था। वांगजी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि वो वांगजी को रूम में लेके आता है और बेड में फेंक देता है। कंफ्यूज्ड वांगजी विंग के हैरानी से देखता है। वांगजी बेड से खड़ा होता है और विंग के सामने खड़ा हो जाता है। विंग बोलता है लंचा शी के खाने में इचिंग पाउडर कैसे आया? वांगजी बोलता है मुझे नहीं पता। विंग बोलते हैं लंचा बस तुम्हारी शैतानी एक तरफ और किसी की जान का खतरे में एक डालना एक तरफ है, तुम बताते हुए नहीं। वांगजी बोलता है पर मैंने कुछ नहीं किया है। विंग बोलता है बस तुम्हारे अलावा कोई यहाँ ऐसा नहीं कर सकता है। उस दिन भी तुम ही थे जिसने मेरे रोब में इचिंग पाउडर डाला था। वांगजी बोलता है पर इस बार मैंने ये नहीं किया है, मैं क्यों शी को फूड में इचिंग पाउडर लगाऊंगा? विंग बोलता है क्योंकि तुम शी से जलते हो। वांगजी बोलता है कि वांगजी कहता है कि मैं शी से नहीं जलता हूँ और मेरा ट्रस्ट करो। विंग बोलता है बस तुम्हें इस बार लिमिट पार हो गई है लंचा, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और पनिशमेंट में तुम्हें लोटस पेयर जाना होगा, क्योंकि लोटस पेयर से जाना होगा। तुम्हारी हरकतें अब सहने लायक नहीं हैं। वांगजी बोलता है विंग बोलता है बस अपना सामान पैक करो और तुम कल लोटस पेयर से जाओगे। विंग इतना कह के वहाँ से चला जाता है और वांगजी रोने लगता है। चैन जो कि बात सुन रहा था वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसके किए की पनिशमेंट उसके को मिल रही थी। उसके की कोई गलती नहीं थी, जो किया मैंने किया। चैंग विंग के पीछे चला जाता है जो कि गार्डन में बैठा था और
मून को देख रहा था। विंग का मन बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहा था। चैंग अपने गांव के पास जाता है और उन्हें बुलाता है। विंग पीछे मुड़ता है और चैंग को देखता है। विंग कहता है, चैंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम सोई नहीं। चैंग विंग को हक करता है और रोने लगता है। विंग बोलता है, चैंग क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, अपने गांव को बताइए। चैंग बोलता है, तूजी का वांगजी गांव को मत जाने दो, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो उनका कोई गलती नहीं है, वो सच कह रहे हैं। विंग बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो। विंग कहता है, तूसी का वांगजी का को रोक लो, मैंने प्रिंसेस शी के फूड में पाउडर मिलाया था, पर मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी, मैं तो बस शी को सबक सिखाना चाहता था। विंग बोलता है, तुम क्या कहना चाहते हो चैंग, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा। चैंग बोलता है, क्योंकि मेरे को डर था कि मुझे पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी वजह से वांगजी गर्ल को पनिशमेंट मिलेगी। चैंग तुमने ये अच्छा नहीं किया है, शी की लाइफ खतरे में हो सकती थी। चैंग बोलता है, सॉरी तुजिका, चैंग ये नहीं चाहता था। चैंग को पनिशमेंट दो, वांगजी का को रोक लो, वे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। विंग चैंग को हक कर लेता है। चैंग को सुलाने के बाद विंग अपने रूम की तरफ जाने लगता है। विंग अपने मन में सोचता है कि मुझे लंजा से माफ़ी मांगनी होगी, मुझे लंगा पे शक नहीं करना चाहिए था। विंग अपने रूम के पास जाता है और एक शाई करता है। विंग डोर को पुश करता है, पर रूम में वांगजी नहीं था। जब विंग को नहीं मिलता, विंग वांगजी को बाथरूम में हर जगह देखता है, बट विंग को वांगजी नहीं मिलता है। विंग परेशान होकर बेड में बैठ जाता है, जहाँ पर विंग को एक पेपर का पीस मिलता है जिसे विंग खोलता है। पेपर के अंदर कुछ लिखा था। विंग उसे पढ़ता है, जिसमें लिखा था, आपको मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। मुझे उस इंसान के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है जो कि अपने हस्बैंड पे विश्वास भी नहीं करता। वांगजी शैतानी करता है, बट मैंने आज तक किसी की लाइफ को डेंजर में नहीं डाला है। हाँ, मैं बुरा हूँ, पर इतना भी नहीं कि मैं किसी का बुरा चाहूँगा। इतने समय तक मेरे साथ रहने के बाद भी आप मुझे समझ नहीं पाए हो, और अब आप खुश रहिए। आप अपना और आंटी और अंकल और चैंग का ख्याल रखना। और हाँ, मैं तो आपके काबिल नहीं हूँ, तो आपका फ्रेंड जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, उसके साथ आप मैरिज कर लेना और और अपना ख्याल रखना। इसके लिए, और आपने मेरा ख्याल रखा, इसके लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपका हस्बैंड लंजा। वांगजी के लेटर पढ़ के विंग की आंखों से टीयर आ जाते हैं। विंग को पहली बार अपने आप पे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी पहली बार कुछ ऐसा किया था जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। फैमियान वांगजी अपने क्लान की तरफ जा रहा था। वांगजी की आइज में कंटिन्यूस टीयर्स निकल रहे थे। वांगजी एक कॉर्प्स की तरह चल रहा था, जिसे कोई शुद्ध नहीं था। ऐसे ही वो जा रहा था। एक शैडो जो कि वांगजी के पीछा कर रही थी, जिससे वांगजी अनजान था, वो शैडो वांगजी के पास जाता है और एक वार करता है, जिससे वांगजी बेहोश हो जाता है। और वह पर्सन वांगजी को उठा के ले जाता है और बोलता है, अब समय आ गया है बाहर आने का, और जो मेरा है वो मेरे को लेने का, इसके लिए तुम मेरे लिए काम आओगे। नेक्स्ट मॉर्निंग जांग फेंगमियान के सामने विंग था। जांग फेंगमियान बहुत ज़्यादा गुस्से में थे एंड विंग से बोलते हैं, क्या तुम आशिन, तुमने क्या कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, जवाब दो। वांगजी के बारे में तुमने ऐसा सोचा भी कैसे। विंग अपने अंकल के सामने सर झुका के बोलता है, अंकल मुझे पता है कि मैंने इस बार गलत किया है, मैं लंजा को लेकर आऊँगा और उससे माफ़ी मांगूंगा। आंटी बोलती है विंग की, ये ठीक होगा आशन, जल्दी जाओ और वांगजी को लेके आओ, तुमने हमें सभी को निराश किया है। विंग शुयांग और लोटस पियर के सिपाहियों के साथ क्लाउड रेसेस की तरफ निकल जाता है। मिडिल नाइट के समय था। विंग और उसके सिपाही आज जंगल में रहने का डिसाइड करते हैं और आगे की जर्नी कल करनी थी। विंग फायर के पास बैठा चुपचाप करके बैठा हुआ था। शुयांग उसे देख कर उसके पास आता है। शुयांग बोलता है, विंग क्या हुआ, तुम सोई नहीं। इसमें विंग कहता है, शुयांग कुछ सही नहीं है, मुझे कुछ अजीब से फील हो रहा है। शुयांग बोलते, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वांगजी भी तुम्हें माफ़ कर देगा।
एक डार्क रूम में वांगजी की आइज ओपन होती है। वांगजी के दोनों हैंड्स बंधे हुए थे। वांगजी अपनी ऐसे आसपास देखता है और कंफ्यूज था। तभी किसी की वॉइस आती है, फिक्र मत करो, तुम जिंदा हो और सुरक्षित भी। वांगजी से पूछता है, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे किडनैप करने की? तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? वो पर्सन बोलता है, उप्स, मैं तो डर गया। देखो, मैं एक अच्छा पर्सन हूँ। वांगजी बोलता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वो बोलता है, प्रिंस वांगजी, अब आप आए ना मुद्दे पे, तो आपका सवाल है कि मुझे आपसे क्या चाहिए। मेरा जवाब है, कुछ नहीं। जो मुझे चाहिए वो आपके पास नहीं है। वांगजी बोलता है, तो मुझे किडनैप करने का क्या मतलब बनता है? वो बोलता है, प्रिंस वांगजी ठहरो, आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं। मुझे आपसे नहीं चाहिए, लेकिन आपके सोलमेट हस्बैंड से वो चीज़ चाहिए जिसके लिए मैंने इतना साल इंतज़ार किया है। तो इसमें वांगजी पूछता है कि तुम हो कौन? वो पर्सन बोलता है, ये टाइम पे पता चलेगा। पहले आपके बारे में आपके हस्बैंड को बताना होगा, तभी तक हमारे गेस्ट। अभी तो आप हमारे गेस्ट हो और हम अपने गेस्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इतना कह के वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। अब हमें क्लाउड रेसेस का सीन दिखाया जाता है। विंग और उसकी सेना वहाँ पहुँच चुकी थी और अब वांगजी के पेरेंट्स के साथ बैठी हुई थी। किंग विंग से पूछते हैं कि उनके अचानक विजिट करने का क्या कारण है। विंग अपने सर झुकाता है। विंग को नहीं पता था कि वह उनके पेरेंट्स को क्या जवाब देगा। वो वांगजी के पेरेंट्स को सब बता देता है। इसमें लैनकुरन कहता है, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मैंने माना कि वो बहुत शरारत करता है, लेकिन ऐसा काम नहीं कर सकता है। विंग बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो भी किया, मैं वांगजी को माफ़ी मांगने आया हूँ और अपने साथ ले जाने भी। इसमें क्वीन कहती कि आज़ान पर आज़ान तो क्लाउड रेसेस में नहीं है। क्या लंजा क्लाउड रेसेस में नहीं है? तो फिर वो कहाँ गया? क्वीन बोलता है, मेरे आज़ान कहाँ होगा? सुनिए, मेरे आज़ान को ढूंढिए, वो बच्चा है। किंग कहता है, बेटा वांगजी नहीं आया तो कहाँ गया? तभी एक सिपाही आता है और किंग को वो करता है। सोल्जर कहता है, किंग, कोई प्रिंस वांगजी की स्क्वाड और उनके साथ एक लेटर महल के बाहर छोड़ के गया है। किंग बोलता है कि तुमने उसे देखा कि वो कौन था? जिसमें सोल्जर ना कहता है। विंग सिपाही के हाथ से वो लेटर को लेता है जिसमें लिखा था, विंग, आई एम सॉरी तुम्हारे हस्बैंड को चुराने के लिए। मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन करना पड़ा क्योंकि मुझे कुछ चाहिए जो कि तुम्हारे पास है, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो अगर अपने हस्बैंड को बचाना चाहते हो तो क्लाउड रेसेस के दक्षिणी तरफ माउंटेन के पास आ जाओ, लेकिन चालाकी नहीं करनी। तो प्रिंस वांगजी का क्या होगा, वो तुम उसी के जिम्मेदार होगी। विंग लेटर को अपने फेस्ट में गुस्से से मोड़ देता है। जॉन फेमियान कहते हैं, बेटा हमें जल्दी ही जाना होगा, पता नहीं वांगजी कैसा होगा। विंग बोलता है, नहीं, उसे मुझे अकेले बुलाया है और मुझे ही देखना होगा। इलिंग पैट्रिया के सोलमेट को किडनैप करने का क्या इंतज़ाम होता है। विंग शुयांग को कुछ कहता है और एक हॉर्स में से उस प्लेस में के लिए निकलता है। विंग कुछ देर में वहां पहुंच जाता है जहां चारों तरफ सोल्जर थे। विंग अपनी फ्लूट को निकालता है और बजाने लगता है। फ्लूट के वॉइस से ग्राउंड में से गोस्ट आने लगते हैं। विंग जो कि ब्लैक ऑरा से कवर था और स्काई में फ्लोट कर रहा था। विंग के गोस्ट सैनिक सोल्जर पे अटैक कर रहे थे और आगे भी बढ़ रहे थे। विंग की फ्लूट की वॉइस बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट थी, जो कि कोई नहीं सुन पा रहा था। ये वॉइस सुनते ही एक अंधेरी जगह से कोई हंसता है और बोलता है, देखो तुम्हारे कोई अपना आया है। आज तो खुशी होंगे, पर ये तुम्हारे आखिरी खुशी होगी जब मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगा। मुझे बहुत सुकून मिलेगा। चंजी से बनी एक वुमेन जो कि काफ़ी वीक होती है, वो कहती है, सपने कम देखो, वो आया है, मतलब तुम अब नहीं बचोगे। पर्सन बोलता है, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस बार जो मेरा है वो मुझे मिल के रहेगा। वो पर्सन बोलती है, वो ना तो तुम्हारा कभी था न कभी होगा। वो पर्सन बोलता है, होगा, तुम देखती रहो। विंग अपनी आर्मी के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। वो हर जगह वांगजी को ढूंढ रहा था। विंग और उसकी गोस्ट आर्मी ने सभी को मार डाला था। विंग उस जगह के अंदर जाता है जहां पर
अंधेरा था। विंग देखता है कि उसके सामने वांगजी था जिसके दोनों हाथ बंधे थे और वो पिलर से बंधा था जिसके चारों तरफ सिपाही थे और उन्होंने वांगजी के नेक में स्क्वाड रखी हुई थी। विंग आगे बढ़ता है लेकिन एक वॉइस विंग को रोकने के लिए कहती है, विंग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना, नहीं तो मेरे सिपाही तुम्हारे हस्बैंड की नेक को उसके बॉडी से अलग कर देंगे। विंग बोलता है कि तुम हो कौन? मैं कौन हूँ इसका क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है कि मैं क्या चाहता हूँ। एक मैन जो कि अंधेरे से बाहर आता है। विंग उस पर्सन को देखता है लेकिन फिर विंग की नज़र उसके हाथ में जाती है। विंग बोलता है, ये मार्क, मैं ही वही हूँ शियान। विंग बोलता है, फाइनली तुम मिल गए। आज फाइनली तुम्हें मार डालूंगा और मैं अपने माँ और बाबा का बदला लूंगा। वो पर्सन कहता है, ओ शियान, मैं इतना भी बुरा नहीं पर मुझे बुरा बना पड़ा, पर मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ जिसे देखकर तुम शायद खुश हो जाओ। लाओ उसे। विंग उस और देखता है और वो जो देखता है उसे देखकर वो फ्रीज था। विंग की मॉम विंग की आंखों के सामने थी। ये देखो शियान, तुम्हारी मॉम। देखो, मैं अब तुम कह सकते हो ना कि मैं इतना बुरा पर्सन भी हूँ। तुम फालतू में ही मुझे इतना गलत समझ रहे थे। चांगसेन, देखो तुम्हारा सन मुझे बुरा पर्सन मानता है। अब तुम ही समझाओ ना उसे कि मैं बुरा नहीं हूँ। चांगसेन सन कहती है, आशिन। विंग बोलता है, मॉम। विंग कहता है कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्यों कर रहे हो? वो पर्सन बोलता है, अब करीना शियान ने मुद्दे वाली बात, मुझे क्या चाहिए? मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी फ्लूट चाहिए जिसके लिए मैंने इतने साल तक समन किया, लेकिन इसने इतने समन के बाद भी ये फ्लूट तुम्हें मिल गई जो कि मेरी है। चांगसन कहती है, क्योंकि ये फ्लूट अपने मास्टर को जानती है और अपने मास्टर के पास ही जाएगी, चाहे कोई कितना भी उसे समन कर ले। वो पर्सन बोलता है, पर अब ये फ्लूट मेरी होगी और मैं इस डार्क एनर्जी के भरी फ्लूट से कल्टीवेशन वर्ल्ड का किंग होगा। विंग, फ्लूट को मुझे दे दो और आओ अपनी मॉम और अपने हस्बैंड को बचा लो। विंग ठीक है कहता है। विंग अपनी फ्लूट को छोड़ देता है और उसे सामने वाले को दे देता है। फ्लूट को अपने पास लेते ही वो पर्सन हंसने लगता है। विंग किसी को इशारा करता है और वो वांगजी के पास जो सिपाही था उसको उसका मुंह बंद करके पिलर के पीछे ले जाके मार देता है। वांगजी का वो हाथ भी खोल देता है और चांगसे सरंग को भी वांगजी फ्री कर लेता है। अपने बीचेन को समन करता है जो कि क्लाउड रेसेस से उड़ते वांगजी के हाथ में आ जाती है। वांगजी कहता है, उन्हें सेफ प्लेस में लेकर जाओ। चांगसे सरंग को वहाँ से ले जाया जाता है। अब उसे प्लेस में और सोल्जर भी आ जाते हैं जिसमें वांगजी और सभी लड़ने लगते हैं और उस पर्सन से विंग फ्लूट के बिना भी अधूरा था, फिर भी उसके इतनी ब्लैक एनर्जी उसके पास थी कि वो किसी को भी मार सकता था। पर्सन फ्लूट को बजाने लगता है और पावर से अटैक करने लगता है जिसका जवाब विंग भी अपनी पावर से देता है। विंग अपनी सारी ब्लैक पावर को समन करता है और अपनी पावर से इस्तेमाल करता है। पावर बहुत ज़्यादा होती है जो कि उस पर्सन को दूर फेंक देती है और उसके हाथ से फ्लूट भी गिर जाती है। विंग फ्लूट को समन करता है जिसके बाद फ्लूट अपने मास्टर के पास आ जाती है। विंग फ्लूट के डार्क ओरे से सभी सिपाहियों को हरा देता है। इतने में कुरैन भी सिपाहियों के साथ आ जाता है और सभी को गिरफ्तार कर लेता है। विंग उस पर्सन के पास जाता है और उसके कॉलर को उठा देता है और उसे वॉल में पटक देता है एंड वो पर्सन वहाँ पर ही मर जाता है। विंग उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है पर कुरैन उसे रोक देता है और बोलता है कि इसका फैसला बाद में करेंगे, पहले सभी को सुरक्षित महल पर ले जाते हैं। लैंड कुरैन सिपाहियों को उसे पकड़ने के लिए कहते हैं और विंग जाने लगता है, बट वो पर्सन जो कि वहाँ लेटा था वो विंग के ऊपर एक रॉक हमला कर देता है जो कि वांगजी को लग जाता है। वांगजी के सर से ब्लड निकलने लगता है और विंग वांगजी को अपने बाहों में पकड़ लेता है और वांगजी को देखकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी डार्क आई से उस आदमी को देखता है। विंग का ऑरा इतना खतरनाक था कि उस आदमी जो कि वहाँ खड़ा था वो
जल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। विंग वांग जी को बॉडी को उठाता है, उसको अपने साथ लेके आता है क्लाउड रेसिस के महल में। शीन शिफ्ट होता है। चांगसेसन सभी को समझाती है कि वो आदमी वो कौन था। आशियन के बाबा का दोस्त था जो कि बचपन से ही वीचांसी के डार्क कल्टीवेशन के बारे में जानता था। बढ़ते लालच की वजह से वह उन्होंने उसका धोखा दिया। आशियन के बाबा को उन्होंने मार दिया और मैं उस दिन आशियन और फ्रूट को, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन था, उससे उसके पीछे पड़ गया था। मैंने फ्रूट को एक जगह से छुपा दिया था क्योंकि मुझे पता था आशियन कभी ना कभी अपनी पावर को समन करेगा और फ्रूट उसके पास आ जाएगी। इनके देश मुझे कई सालों तक अपने साथ यहाँ पर रख बंदी बना के रहा एंड इतने सालों बाद मेरे आशियन ने अपना कर्तव्य निभाया। विंग अपनी मॉम को हक करता है। दोनों एक दूसरे को रो रहे थे। तब तक मेड आ जाती है। मेड कहती है किंग प्रिंस को होश आ गया है। सभी वांगजी के रूम में के पास जाते हैं जो कि बेड में के पास बैठा था। विंग वांगजी के पास बैठता है और वांगजी के चीक्स पे हाथ फिराने लगता है। विंग बोलता है लंजा तुम ठीक हो, तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा इसमें। वांगजी कहता है मॉम ये कौन है, क्या ये हमारा रिलेटिव है। विंग के साथ सभी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। विंग अपनी मॉम से कहता है मॉम देखो लंजा मुझे नहीं पहचान पा रहा है, मॉम कुछ कीजिए। चांगसन कहती है बेटा उसे टाइम दो। लैंडकुरैन कहते हैं डॉक्टर ये ऐसा क्यों कर रहा है। इंपीरियल डॉक्टर बताते हैं हो सकता है कि प्रिंस की मेमोरी चली गई हो, उनको थोड़ा टाइम दो सब चीज़ समझने का। सभी वांगजी को रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। अब सभी डाइनिंग टेबल में बैठे थे। सभी डिनर कर रहे थे पर विंग था जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। चांगसे सर कहती है क्या हुआ सन। विंग कहता है मदर लंजा मुझे पहचान नहीं पा रहा है, क्या होगा अगर वांगजी को हमारी मैरिज के से मांगने से मना कर दिया। मैं लंजा को खोना नहीं चाहता। चांगसे कहती है तुम वांगजी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताओ, क्या पता उसे सभी बात याद आ जाए। वांगजी थोड़े दिन के बाद सही हो जाता है। विंग वांगजी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कोशिश करता है लेकिन वांगजी उसे दूर जाता रहता था हमेशा। वांगजी बस विंग को इग्नोर करता था, बाकी सभी के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करता था। पॉन्ड के पास वांगजी बैठा था और पॉन्ड में पत्थर फेंक रहा था। विंग वांगजी पीछे से एक आवाज़ आती है। वांगजी पीछे मुड़ता है और बोलता है आप कौन। हुसैन बोलता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तुम मुझे भूल गए। ओ गॉड। वांगजी बोलता है हुसैन कैसा लगा मेरा ड्रामा। हुसैन बोलता है ड्रामा। वांगजी बोलता है और क्या, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी जल्दी भूल जाऊँगा। हुसैन बोलता है और जो तुम अपने सोलमेट के साथ कर रहे हो। वांगजी बोलता है वो भी। गा को क्या लगता है कि इतना होने के बाद मैं उन्हें इतनी जल्दी छोड़ दूंगा, थोड़ा सफ़र करने दो फिर खुद ही बता दूंगा। वांगजी की बात कोई पीछे से सुन रहा था और स्मग करता है। वो पर्सन कहता है देखते हैं कब तक तुम ड्रामा करते हो लंचा। वांगजी हुसैन के बात करके वापस अपने रूम में चला जाता है। वांगजी अपने रूम के डोर को ओपन करता है और बेड में विंग को बैठे हुए देखता है। वांगजी विंग को देखकर बोलता है कि आप बिना मेरे परमिशन के यहाँ कैसे आ सकते हैं। विंग कहता है सॉरी प्लीज़ मैं आपको इनविटेशन देने आया हूँ। वांगजी बोलता है इनविटेशन, कैसा इनविटेशन। विंग बोलता है मेरी मैरिज का। एक्चुअली मैं और मेरी प्यारी शी एक दूसरे के से शादी करने वाले हैं तो उसके लिए इन्विटेशन तो देना होगा ना। विंग बोलता है तो मैं सोच रहा था कि क्लाउड रेसेस में ही उनको बुला लेते हैं और यहाँ मैरिज कर लेते हैं। अब मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, मेरी प्यारी शीश से अलग नहीं रहना चाहता। वांगजी को गुस्सा आ रहा था। अभी भी विंग वांगजी को मेरी शी कह के बोल रहा था। विंग वांगजी के आइज़ में एक जेलसी देखता है और ये वांगजी का इसमें वांगजी कहता है तो आप मुझसे क्या चाहते हो प्रिंस। विंग बोलता है ओके मैं कुछ नहीं चाहता, बस आप मेरे मैरिज में आइए और हमें ब्लेसिंग दिएगा। विंग बेड से उठ जाता है और जाने लगता है। तभी वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे वॉल पे पुश कर लेता है। वांगजी विंग को बोलता है विंगा आप मेरे हो सिर्फ लंजा के, और अगर कोई मुझसे मेरे सोलमेट छीनेगा तो मैं आप चाहे वो आप हो या कोई और,
मैरिज होने से पहले मैं सबको मार डालूंगा, यू आर ओनली माइन। इतना कह के वांग जी विंग को एक फोर्सफुल किस करता है। वांग जी का ये एग्रेसिव बिहेवियर विंग को बहुत ज़्यादा पसंद आता है एंड वो भी वांग जी को किस करने लगता है। लॉन्ग किस के बाद वांग जी विंग को अलग होता है। विंग बोलता है तो लंजा, तुम्हें सब पता था। वांग जी बोलता है विंग बोलता है मुझे पता था कि ये तुम्हारा ड्रामा है। वांग जी बोलता है तो आपको कैसे पता चला। विंग बोलता है मैंने तुम्हारी और हुसैन की आवाज़ सुन ली थी, अब पनिशमेंट की बारी। विंग वांग जी को बेड तक ले जाता है और हमारी शान वांग का यहाँ पर एक हॉट लव मेकिंग होता है। 5 ईयर लेटर। पुश करो तभी एक स्लैप की वॉइस आती है। वांग जी विंग को स्लैप करता है। वांग जी बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, देखो कितना पेन हो रहा है। इसमें विंग कहता है बाऊ भी। वांग जी बोलता है शांत, मुझे पता था, तुम्हें पता है कितना दर्द हो रहा है। अगली बार मैं टॉप करूँगा और तुम बच्चे को बर्थ दोगे। विंग बोलता है ये इम्पॉसिबल है। वांग जी बोलता है लांग वांग जी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर वांग जी और विंग की नोक झोंक के सोच रहे थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो बेबी में कंसंट्रेट करे या फिर ड्रामे को एंजॉय करे। एक स्ट्रीम के बाद रूम में बेबी के रोने की वॉइस आती है और वांग जी बेहोश हो जाता है। विंग डॉक्टर से वांग जी के बोलता है तो डॉक्टर कहते हैं वो थक गया है, अभी उसे आराम करना दीजिए। विंग अपने बेबी बॉय को हाथ में लेता है जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट था। विंग अपने बेबी और वांग जी को किस करता है और वांग जी को भी। वांग जी को जब वो होश आता है तो वो अपने बेबी और विंग को देखता है। विंग वांग जी के पास अपने बेबी को ले जाता है और वांग जी बेबी को किस करता है। विंग बोलता है कि वांग जी तुम बेबी का नेम रखोगी, तो वांग जी कुछ सोच के बोलता है बोजान, हमारे बेबी का नाम बोजान होगा। एंड यही हमारी स्टोरी का एंड हो जाता है।